कोई भी आईसीआर जेआरएफ की अगर 6 महीने में तैयारी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है अगर वो चाहे तो? कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जेआरएफ आप दे रहे हैं तो सोशल साइंस ग्रुप को ही क्यों चूज किया? तो सर ऐसा हुआ था कि अपने सर को कॉल करके पूछा, सर ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तू एक जनरल की टिकट ले ट्रेन की और बैठ के आजा बरेली मेरे पास में आज रात ही। तो मैं उसी दिन सर के पास में चला गया। सर ने मुझे 10-15 किताबें पकड़ा दी, बोले कि तू ये ले जा और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दे। और सर ने उम्मीद बांध ली है साथ में, और सर की उम्मीद तो तोड़ नहीं सकते। अगर करना ही है तो बेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को कैसे कवर किया? तो स्टैट्स का वैसे तो इसमें पोर्शन करंट का आपके डेटा बहुत आता है, उसको कहाँ से देखा, कैसे देखा? डेटा में थोड़ा सा ये पटकनी दी, मैं पटकनी बोलता हूँ ये टर्म, जो दंगल में लास्ट में दी थी, तो वो पटकनी इस बार एग्जाम में दी कि 2020-21 के क्वेश्चन पूछ लिए। जो बच्चे डिटेल में एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है नाम से। माइंडसेट क्या रहा थ्रू आउट द जर्नी? बच्चे क्या करते हैं कि सोशल साइंस पढ़ते टाइम पे एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जो सबसे चैलेंजिंग है। पैटर्न ऐसा हो गया है कि उसमें क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स को कैसे कवर किया? बेसिक पहली कौन सी बुक है? तो सर इसके अंदर मेरा तो पहले था कि नोट्स कैसे बनाए? अगर कोई फॉलो करके देखना चाहे तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि मैं ये करता था कि मैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर, द IRI वाला शो में। आज के हमारे गेस्ट इन द एपिसोड है विकास, जो कि ICAR JRF 2025 में सोशल साइंस के अंदर टॉपर है। आज कंप्लीट हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट ग्रुप को ही क्यों चूज किया, किस प्रकार से, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए सोशल साइंस से JRF से जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स की, और सब्जेक्ट को किस प्रकार से समझे, किस प्रकार से पढ़े। हम जानते हैं कि सोशल साइंस जो ग्रुप होता है उसके अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इन दो सब्जेक्ट के अंदर आपको एडमिशन मिलता है मास्टर्स के अंदर। और इसमें जो इकोनॉमिक्स है वो एक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कंसेप्चुअल है, उसमें समझने का बहुत कुछ है। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो विकास, आप हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार और थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टुडे हियर। एंड वैसे तो सर ने मेरे बारे में बताया, लेकिन एक बार फिर भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं विकास कुमार, मैं प्रॉपर श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ राजस्थान से, और मैंने अपनी UG GBPAT पन्नगर से कंप्लीट करी। मैंने इस बार ICAR JRF के लिए अपीयर किया सोशल साइंस ग्रुप से, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 4th रही। अपनी कैटेगरी में सर मेरी रैंक OBC में 3rd रही, और उसी के साथ में मुझे यहाँ पर IRI न्यू दिल्ली जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आने का एक, मैं कहूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। और इसमें मैंने विलफुली एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करने का डिसाइड किया सर। अच्छा, तो आपको इस रैंक पे एक्सटेंशन भी मिल सकता था और इकोनॉमिक्स भी? जी सर जी। बट आपने इकोनॉमिक्स ही क्यों चूज किया, एक्सटेंशन क्यों नहीं? सर वैसे एक तो स्टीरियोटाइप स्टूडेंट्स का रहता है, मैं वो भी यहाँ पे मिथ ब्रेक करना चाहूँगा कि जो अच्छे रैंक वाले बच्चे होते हैं मोस्टली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जाते हैं। ऐसा नहीं है। इस बार हमने देखा कि जो AIR 1 और AIR 2 स्टूडेंट्स थे उन दोनों ने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन लिया। अच्छा, हाँ जी सर। उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्यों चूज किया फिर? तो सर एक तो रहता है कि आपका पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट ग्रुप में। तो मेरा हमेशा से पर्सनल इंटरेस्ट रहा सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पढ़ने में। तो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मेरी किताब से भी बाहर जो चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, UPSC वगैरह से रिलेटेड है, मैं वो भी पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इन सबको जानने में मेरे को एक इंटरेस्ट आता है, पर्सनल इंटरेस्ट आता है। तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरा थोड़ा रहता है कि हाँ, पॉलिसी मेकिंग वगैरह का भी इसमें थोड़ा आपको स्कोप मिलता है आगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसी जॉब्स में जा सकते हैं जहाँ पर आप पॉलिसी आगे की कैसे होगी एग्रीकल्चर में हमारी, उस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। आप उनको जानते हो, डॉक्टर रमेश चंद को, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से ही थे, पहले ICAR में साइंटिस्ट थे वो। ओके। यहीं से उन्होंने अपनी मास्टर्स और PhD की थी IRI से, और अभी वो नीति आयोग में मेंबर है। ओके सर, हाँ हाँ, मुझे अभी याद आया, उनकी बहुत फेमस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक भी है।
तो उनके इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो बच्चे रेफर भी करते हैं। बिल्कुल। और अभी वो मतलब हम बोल सकते हैं नीति आयोग में मेंबर है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के साथ डायरेक्टली वो डील करते हैं। ये सर। तो एग्रीकल्चर के बहुत से स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। बट ये इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो वो अपॉर्चुनिटी देती है। जी बिल्कुल। अदर सब्जेक्ट इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देगी कि आप नीति आयोग में मेंबर बन पाओ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक्स ने दी है। हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इसके अंदर। बट ओवरऑल बात तो ये ना कि उसके पीछे के प्रिंसिपल्स तो सेम है, बट आप प्रिंसिपल्स को हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उसको केवल एग्रीकल्चर में अप्लाई करते हैं, बट उसको ओवरऑल भी अप्लाई किया जा सकता है। और जैसा आपने बताया कि पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिस्ट का। जो इकोनॉमिस्ट होता है उसका हमेशा जो हमारे चाहे देश के हम चाहे जीडीपी की बात करें डेली लाइफ के अंदर, या फिर हम मार्केट में डिमांड या सप्लाई की बात करें, इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी है। और कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हम भी इकोनॉमिक्स को यूज में लेते हैं जाने अनजाने में, चाहे हम अपना जेब खर्चा बचाने में या फिर खर्च करने में, दोनों में इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं लगती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये भी बात है आपकी बिल्कुल सही कि हर जगह इकोनॉमिक्स लगती है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक सब्जेक्ट का, भले वो एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस या कुछ भी हो, हम ये कोशिश करते हैं कि फार्मर्स का प्रोडक्शन अच्छा हो। प्रोडक्शन इसलिए अच्छा हो क्योंकि उनकी इनकम बेटर हो। हाँ, फाइनली प्रॉफिट एट द एंड। जो हमारा जो मेन बातचीत का जो मुद्दा रहता है हमेशा वो प्रॉफिट रहता है एट द एंड। यस सर, बिल्कुल। अब हम बातचीत करते हैं कि सोशल साइंस ग्रुप को ही क्यों चूज किया, क्योंकि आपने पहले बता दिया इंटरेस्ट आपका इकोनॉमिक्स में रहा, इसकी वजह से आपने उस ग्रुप को चूज किया। तो विकास, आपने कब ये सोचा कि मुझे ICAR JRF की एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है? पहली बार कब आपके दिमाग में थॉट आया कि हाँ मुझे JRF की ही करनी है, ना मुझे कोई जॉब की तैयारी करनी अभी, और ना ही मुझे स्टेट जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी तैयारी करनी? सर इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी इसकी बताऊंगा। वो ये थी कि पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि मुझे ICAR JRF देना है और ICAR JRF के लिए डेडिकेटली प्रिपेयर करना है। और जब तक ये चीज़ नहीं थी तो आप सब्जेक्ट ग्रुप चूज करें, ये दूर की बात है। मेरे दिमाग में पहले ये था कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे घर पे, तो उस वजह से कि मुझे जॉब करनी है आगे। तो प्लेसमेंट में भी बैठा, प्लेसमेंट भी हुई पन्नगर से। अच्छा। उसके बाद में ये था कि नहीं, प्लेसमेंट के साथ साथ में कोशिश करते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कुछ निकल जाए, तो उसकी भी बहुत टाइम से थोड़ी प्रिपेयर कर रहा था। फिर सीनियर्स ने, अच्छे सीनियर्स गाइडेंस वाले मिले, तो उन्होंने बताया कि देखो विकास, ऐसे नहीं होता है, आपको साथ में मास्टर्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए, एक प्लान बी रखना चाहिए। तो मास्टर्स मेरी हमेशा से प्लान बी रही अप टू 3rd ईयर। और 3rd ईयर तक मैं यही सोचता था कि फाइनल ईयर में जाके मैं प्री PG का जो अपने राजस्थान का एग्जाम होता है JET के थ्रू, उसके अंदर एग्जाम दूंगा, या फिर CUET जो पूरा नेशनल लेवल का होता है उससे एग्जाम दूंगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बच्चे इजी समझते हैं, तो मैं भी इजी समझता था। कंप्लीट एग्जाम हमने, हाँ, कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो तो कि वही आएगा। ये सर, किसी एक सब्जेक्ट में डीप घुसने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे लगा कि वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, और मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा तो उसमें जनरल एग्रीकल्चर तो मुझे पढ़नी ही रहेगी। तो मुझे एक सब्जेक्ट अलाइनमेंट के हिसाब से मैं यही सोच रहा था कि JRF नहीं करते हैं, JRF में बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा किसी एक सब्जेक्ट को, तो वो मेरा टाइम ले लेगा, बहुत कंज्यूम कर लेगा। तो ये सोच के मैंने सिर्फ प्री PG की और CUET की प्रिपरेशन करी थी, और JRF का नहीं सोचा था। फिर फर्स्ट टाइम कब आया मेरे दिमाग में कि JRF करना है, और वो भी सोशल साइंस से करना है। तो सर ऐसा हुआ था कि जब आप बच्चों को पता होगा, जो देख रहे होंगे, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, रावे का जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उससे पहले एक 10-15 दिन का यूनिवर्सिटी वाले ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें अलग अलग आपके प्रोफेसर्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स आके आपको बातचीत करते हैं। तो उसमें, अब मुझे नाम तो सर खैर याद नहीं है, लेकिन एक हमारे पन्नगर के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर आए थे जो एक्सटेंशन ऑफिसर थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर बताया कि मैंने सोशल साइंस एग्जाम दिया था, तो मैंने वो बात उनकी वहां से पकड़ी कि एक्सटेंशन के अंदर भी ऑफिसर बना जा सकता है। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, ये थोड़ा सा, क्योंकि मेरा हमेशा से सर, मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स में और रूरल डेवलपमेंट में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा, तो वहां से मैंने थोड़ा पकड़ा। मैंने अपने सर को कॉल करके पूछा, एक मेरे सर थे रवि कुमार झा सर, वो उन्होंने IVRI से मास्टर्स करी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। तो मैंने उनसे कॉल करके जस्ट इतना पूछा, सर ये
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, और सोशल साइंस से मैं मतलब सोशल साइंस जो एग्जाम है इसमें क्या मतलब थोड़ा स्कोप वगैरह मैंने वैसे ही पूछने की कोशिश करी। हाँ, एक क्यूरी होती है हमारी Yes, कि कल को जाकर इसमें स्कोप होगा या नहीं होगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, कहाँ कहाँ इसमें वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है। तो सर से मैंने बहुत खुल के बात करी, क्योंकि उन्हें मेरी सारी बातें पता थी कि अच्छा मैं मेरे आगे स्कोप मैं किस तरह की ढूंढ रहा हूँ और मुझे जॉब में जाना है, मेरी प्रायोरिटी सब जानते थे। मैंने सर से सिर्फ इतना पूछा कि सर मैं इसके लिए तैयारी करूँ या नहीं करूँ करके। तो सर ने कुछ नहीं कहा, सर बरेली हमसे ज़्यादा दूर नहीं है पन्नगर से, तो आप टिकट लेकर अगर जनरल के डब्बे में बैठ के जाएं तो 20-30 रुपए लगते हैं मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा कि तू एक जनरल की टिकट ले ट्रेन की और बैठ के आजा बरेली मेरे पास में आज रात ही के पास कर। यस सर। तो मैं उसी दिन सर के पास में चला गया। सर ने बैठ के मुझे ये नहीं कहा कि इसकी प्रिपरेशन तू कर या नहीं कर, सर ने कहा कि ये तेरे लिए बेस्ट है, मैं तुझे जानता हूँ। और सर ने मुझे 10-15 किताबें पकड़ा दी। अच्छा। हाँ, और मुझे दोनों तीनों सब्जेक्ट की किताबें पकड़ा दी और नोट्स पकड़ा दी अपने, और बोले कि तू ये ले जा और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दे। अच्छा। और मैं तो बस तेरा रिजल्ट देखूंगा अब, और बीच में कोई तेरे को गाइडेंस की जरूरत हो और तो आना मेरे पास में। तो मैं, सर ने कहा है, 3rd ईयर के मेरे सर थे, तो सर की बात मना भी नहीं कर सकता था मैं, और साथ में सोच भी रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। तो मन में एक बार आ रहा था कि मैं तो पूछने आया था कि प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ, और सर ने तो किताबें पकड़ा दी और सर ने उम्मीद बांध ली है साथ में, और सर की उम्मीद तो तोड़ नहीं सकते। तो मैं वहां से किताबों का झोला मैंने वो उठाया और उसी ट्रेन से मैं 20-30 रुपए देकर वापस अपने पन्नगर आ गया। और काफी टाइम तक ऐसा रहा कि प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ। फिर आया मेरे मन में कि अगर करना ही है तो बेस्ट करते हैं, ठीक है। मेरे एक जीएल सर हमेशा सर थे रॉयल के जो डायरेक्टर हैं, तो वो हमेशा कहा करते थे कि अगर ख्वाब देखनी है तो मूंगफली के क्या देखो, देखने हैं तो बादाम के देखो। तो मैंने कहा कि अगर मास्टर्स करनी ही है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, अच्छी फेलोशिप के साथ में करते हैं और अच्छे से करते हैं। फिर तो उसके लिए अब एक सब्जेक्ट ग्रुप चुन लिया था मैंने कि उसमें मेरे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स जैसे और रूरल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स थे। ये बातें कब की है, मतलब कौन से? ये सर सब बातें मैं बता रहा हूँ आपको 4th ईयर की। ये सर 1st सेमेस्टर की, जब रावे मेरा शुरू हो गया था। 3rd ईयर तक तो कोई ख्याल नहीं था कि जेआरएफ देना है, और उसके बाद में भी सर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहे कि टाइम नहीं मिला और वो सब बातें भी थी। तो फिर उसके बाद में आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। यस। मतलब सीरियसली कितने महीने आप मानते हो या कितने साल आपने जो है वो आपने तैयारी की? सर सीरियसली कहें तो मैंने, मान लीजिए कि आप मिड दिसंबर में या जनवरी में जाके प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की होगी, कि जब मैंने अपना डेडिकेटली ये सोचा कि हाँ अब सिलेबस इसका कंप्लीट करना है और फिर अच्छे से आगे टेस्ट वगैरह और प्रैक्टिस करनी है, वो तब से शुरू किया था कि जनवरी से मान लीजिए, आप दिसंबर से मान लीजिए एग्जैक्टली मुझे भी। तो आप ये मानते हो कि मतलब अगर कोई भी 6 महीने में अगर तैयारी करना चाहे, नॉट ओनली सोशल साइंस ग्रुप से, बट कोई भी आईसीआर जेआरएफ की अगर 6 महीने में तैयारी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है अगर वो चाहे तो? सर डेफिनेटली कर सकता है, और सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं, मैं यहाँ पर अपने साथ के बैचमेट्स में दूसरे डिवीजन वाले ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में तैयारी करके अच्छे सब्जेक्ट्स ग्रुप में, अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट ग्रुप्स में, क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जेआरएफ आप दे रहे हैं तो कोई भी लेस डिमांडिंग कोई यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप नहीं है। अपने अपने आप के अंदर सब सब्जेक्ट ग्रुप पूरी तरह से डिमांडिंग है, पूरा डीपली आपको कंसेप्ट समझना पड़ता है। और मेरा तो सर मानना ये है कि जैसे उस दिन हम पहले भी बात कर रहे थे कि लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वो इतने क्रूशियल होते हैं कि वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। आप उससे पहले पढ़ रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, वो आपका एड ऑन कर रहा है, वो आपका सिलेक्शन कंफर्म कर रहा है, लेकिन वो आपकी रैंक कंफर्म नहीं कर रहा है। 6 महीने लास्ट में आकर कोई अगर ढीला पड़ जाता है, लूज हो जाता है, तो वहां से वो अपने कंपटीशन से पीछे हट जाता है। जो लास्ट के 6 महीने में पढ़ रहा है, डजंट मैटर कि उसने पहले पढ़ा है 6 महीने से पहले या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर वो 6 महीने उसमें डेडिकेटली अपना डिसिप्लिन से दे देता है, ऑनेस्टली दे देता है अपने आप को और अपने सब्जेक्ट को, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी रैंक बना सकता है और वो अच्छे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। बिल्कुल। और उसके अलावा हम बातचीत करते हैं ना कि बच्चे जो उसमें स्टार्ट तो करते थे, लेकिन फिर उसको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। लेकिन जो आप 6 महीने का बोल रहे हो ना, एक्चुअली विकास ये सभी पे अप्लाई नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जीबी पंत, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में आप पढ़ रहे थे। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप आईसीआर का जो यूजी का एग्जामिनेशन था उसके अंदर भी आपकी अच्छी रैंक थी, तब आपको जीबी पंत मिला। तो मेरा मानना है
कि ये रूल 6 महीने वाला हर बच्चे पे अप्लाई नहीं होता, ये केवल उस पे अप्लाई होता है जिसके बेसिक्स क्लियर है, जिसने बीएससी के टाइम पे भी मेहनत की है, जिसने अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखा है हमेशा। ये 6 महीने का रूल केवल उसी पे अप्लाई होता है। अगर कोई चाहे कि मैं बीएससी में 3 साल मौज कर रहा हूँ, 3.5 साल, और लास्ट के 6 महीने में मैं तैयारी कर लूंगा, ये रूल आप पे लागू नहीं होगा। आपके बेसिक्स क्लियर है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, तो आप 6 महीने में कर सकते हो। अदरवाइज जो बच्चे उन कॉलेज, उन कैंपस में पढ़ रहे हैं जहां पर बीएससी के अंदर क्लासेस भी नहीं लगती है, या हम बोल ले तो प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो बच्चे 6 महीने में नहीं कर सकते। उनको एटलीस्ट 1 साल देना होगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, तब जाके वो चीज कर पाएंगे। हाँ सर, ये बिल्कुल ये भी बात है। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो सर आपने कही, उसमें एक और फैक्टर है कि 6 महीने में लास्ट वाले में क्यों नहीं होता है। इसका ये कारण भी हो जाता है कि आपने जैसे कहा कि पहले 3 साल, आपने 3.5 साल बच्चे ने ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया अपना बीएससी में, कि भले ही चलो वो इंस्टीट्यूट की गलती रही हो या बच्चे की खुद की गलती रही हो, क्योंकि जब कॉलेज में जाता है तो स्टूडेंट का एक माइंडसेट रहता है कि चलो अब कॉलेज है, लाइफ थोड़ी फ्री है, चिल है, फन है, तो वो फन में थोड़ा सा आके अपना 3 साल का टाइम थोड़ा खराब कर सकता है। तो उसके बाद में सर वो कंसिस्टेंसी जो वो उसने आईसीआर की प्रिपरेशन के टाइम पे की होगी ना, वो बनती भी नहीं है दोबारा। वो लास्ट के 6 महीने में वो सोचता है कि मैं कर लूंगा, क्या पता वो कर भी लेता अगर उस कंसिस्टेंसी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ, वो बनती नहीं है। फिर वो लास्ट में मतलब उसको आदत पड़ जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि चलो आज नहीं कल करूंगा यार, कल नहीं फिर परसों करूंगा, कल आता है तो फिर सोचते हैं कि कल करूँ। तो ये वाली चीज भी होती है, आलस भी आने लगता है। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि हमने तो यहाँ से कह दिया कि हमने 6 महीने में करी, मेरे दोस्तों का साथ में एग्जांपल दे दिया कि 6 महीने में करी, लेकिन जैसे आपने कहा कि सब पे अप्लाई हो ना हो, टू बी ऑन द सेफ साइड आप साल भर पहले से तैयारी शुरू करिए। अगर आपके पास में पहले से आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ यही सब्जेक्ट मुझे करना है और इसी लाइन में मुझे जाना है, तो बेटर है ना कि मतलब कल करे सो आज करे सो अब, तो वो तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं, मैं बुक लिस्ट की बात करते हैं। जो 15 बुक आप बता रहे हो कि वो जो थैला भर के आपके सीजन ने आपको दी, उनमें कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? सबसे पहले आपने कौन सी बुक से स्टार्ट किया पढ़ना आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए? दोनों को हम डिवाइड करके चलते हैं, एक्सटेंशन को हम अलग बातचीत करेंगे, इकोनॉमिक्स को पहले हम बातचीत करते हैं। एक्सटेंशन का जो सिलेबस है अपना, यस सर, उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की? सर एक्सटेंशन के लिए मैंने जो बुक्स फॉलो करी, उसमें बच्चे जानते होंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंशन की किताब रहती है, बुक रहती है, वो होती है जीएल रे। ये बेसिक है कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेफरेंस बुक है। इससे अगर आप कोई क्वेश्चन भी गलत होता है तो इसी से चैलेंज करते हैं एग्जाम के अंदर भी। बिल्कुल। तो ये बेसिक एक आपकी बेस बनाएगी एक्सटेंशन के अंदर। तो सबसे पहले ये बच्चों को रिकमेंड भी मैं यही करूंगा कि सबसे पहले आप जीएल रे पढ़ें। मैंने जीएल रे पढ़ी, उसके अपने हिसाब से नोट बनाए, क्योंकि जीएल रे थोड़ी सी लैंग्वेज बेस्ड बुक है। उसके अंदर बातचीत सर ने ज्यादा की हुई है समझाने के लिए। तो जिस बुक में टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट लिखा होता है ना साथ में कि बातचीत हुई होती है, तो उस बुक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये आप एक थंब रूल मान के चलिए, क्योंकि उस बुक में आप बेस पकड़ते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं आप सब्जेक्ट के साथ में, कॉमन सेंस, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में भी आपको एक कॉमन सेंस डेवलप करनी है ना, या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो उस बुक के साथ में लेकिन आप उस बुक के साथ में ये नहीं कर सकते कि आप नोट्स ना बनाएं, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जिसमें मैंने कहा कि ज्यादा लैंग्वेज है उसको आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वन लाइनर वो बुक है नहीं, तो उसको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। तो अपने खुद के नोट्स बनाइए। उसके बाद में उसमें ऐड ऑन करने के लिए एक यहीं के मैम थे IRI के एक्सटेंशन डिवीजन के, श्रुति मैम। तो इंस्टेंट एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करके उनकी एक किताब है बाय श्रुति। तो वो एक बहुत बढ़िया वन लाइनर बुक के लिए बहुत बढ़िया एक बुक है, रिवीजन के लिए भी, रिवीजन के लिए भी, क्विक रिवीजन के लिए या क्विक फैक्ट्स को अगर आपको एक जगह याद करना है तो बेस्ट है वो। बिल्कुल सर। और उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। उसमें हम जब पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि ये तो शायद थोड़ी बहुत ही आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द बॉक्स बात लिखी हुई है, ये शायद एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये थोड़ी हाई लेवल की। फिर जब हम करने लगे PYQ, तो उसमें देखेंगे कि सारे के सारे जो भी एक्सटेंशन से क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग उस किताब में से आए हुए हैं, डायरेक्ट उस किताब में वो बातें लिखी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि PYQ के अंदर से मैम ने वो चीज निकाल के रखी हो, वो उस बुक में से निकाल के PYQ में चीजें डाली गई हैं, ऐसा है, क्योंकि वो किताब पहले पब्लिश हुई। तो
ये 2 किताबें तो मतलब ऐसा है कि मस्ट है, इसके बिना तो आप एग्जाम में जाइए ही मत। एक्सटेंशन के ये लिए सर एक्सटेंशन के लिए। बट कोई मान लो जीएलरे नहीं पढ़ना चाहता है, केवल इस बुक को पढ़ना चाहता है, केवल उस बुक को, तो मुश्किल होगा, तो मुश्किल होगा। तो कंसेप्ट नहीं समझ कह पाएगा। सकते हैं कि आपने अगर अपने बीएससी के अंदर अच्छे से एक्सटेंशन पढ़ी है, अच्छे से अपने बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो डेवलप किए हैं, और जो बात उस किताब में वन लाइनर फॉर्म में लिखी हुई है आप उसे समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप पहले फाउंडेशन बनाइए अपनी, जीएलरे पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि सबका यही गोल होना चाहिए ना कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, अच्छी रैंक लेनी है और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, और सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है ताकि नॉलेज रहे, कल को कोई पूछ भी ले तो कुछ हमें पता हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। एक्सटेंशन के लिए 2 बुक इनफ या कोई और भी? सर वैसे तो मतलब मेरी खुद की पर्सनली बात करें तो मैंने इन 2 बुक के अलावा एक कम्युनिकेशन की बुक पढ़ी थी, सर ने जो नोट्स दिए थे मुझे, एएस संधू के। एएस संधू सर की एक बुक है कम्युनिकेशन की, अच्छी बुक है, एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन से इंट्रोडक्शन की बुक है, तो वो एक अच्छी बुक है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं और डीपली की वो जो बर्लो और वो सारे मॉडल्स जो कंफ्यूजिंग बहुत हैं, उन सब मॉडल्स को आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कम्युनिकेशन को, तो वो एक अच्छी बुक है। लेकिन ऐसा है कि ठीक है, उसका जो भी कंटेंट है जीएलरे में भी दिया हुआ है, श्रुति बुक में भी दिया हुआ है, तो उसको आप अगर स्किप करना चाहें, टाइम कंस्ट्रेंट, मैं वो जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको सुनिएगा, कि अगर टाइम कंस्ट्रेंट है और फिर आप स्किप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अगर टाइम है तो पढ़िए। मैं कहता हूँ कि जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं उतनी पढ़िए, लेकिन बढ़िया कंसेप्ट बनेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे और चीजों को बेटर समझ पाओगे। ये सर, और कल को अगर एग्जाम का पैटर्न बदलता है, और क्योंकि एग्जामिनर का मूड बदल गया था सोशल साइंस का एग्जाम बनाते हुए 2025 का, और पूरा ही इन्होंने एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया था, इस तरह से चेंज कर दिया था कि बच्चों के 120 में से 60 क्वेश्चन भी लगने मुश्किल हो पा रहे थे इस बार। तो इस बार मैंने खुद ने जब पहला अपन अटेम्प्ट मारते हैं तो पहले में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर दें, और पहले मैंने लगा के पूरा जब देखा तो सिर्फ मेरे ख्याल से 70 क्वेश्चन हो रहे थे। अच्छा। और मुझे पता था कि सिलेक्शन तो एटलीस्ट 110 से 100 और 100 या 110 के बीच में मारने से होगा सिलेक्शन, और उससे ऊपर वालों की तो रैंक आती है। तो ये सोचा था, तो मेरे तो 70 हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी तो बेटर थी मेरी, तो एक बार के लिए थोड़ा सा हुआ कि मेरी शायद प्रिपरेशन में कमी है या कुछ भी। फिर मैंने फटाफट 10-20 मिनट बचे थे, तो उसके अंदर मैंने फटाफट दोबारा एक बार और लगाया, तो मीटर को खींच के 94 तक लेके गया मैं अपने। तो 94 में हो रहा था कि यार 100 भी नहीं लगाए। मैंने बाहर आके पूछा तो बच्चे कह रहे हैं 60 ही लगाए हैं, हमने 70 ही लगाए हैं। तो मैंने कहा मैंने ज्यादा लगा दिए शायद, मैंने कहा तो वो भी हुआ कि शायद अब तो गलत होंगे, क्योंकि जब ज्यादा लगा देते हैं बाकी सब बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो कम क्वेश्चन लगाए हैं, तो मन में एक डाउट आता है कि सर कि शायद मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया, और वो हुआ भी था, थोड़ा नेगेटिव मार्किंग में उसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा संयम बना के चलना। कितने गलती है आपकी? मेरे लगभग सर 24 क्वेश्चन गलत हुए थे, लेकिन जब आंसर की रिवाइज्ड हुई तो 2 क्वेश्चन मेरे जो गलत किए थे वो सही हो गए थे, तो 22 क्वेश्चन मेरे टोटल गलत हुए थे। अच्छा, स्कोर क्या था आपका? स्कोर मेरा सर 266 था। 266 पे देख लो 4th रैंक। ये सर, तो इस बार टफ था, वो पेपर पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो बच्चे हमसे पूछते हैं क्या कट ऑफ रहेगी सर, क्या मार्क्स आएंगे। भाई वो पेपर टू पेपर वेरी करता है, आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ये भी वहीं भी आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे को इस पेपर में अब कितने अटेम्प्ट करने हैं। बट आपने अच्छा किया, ज्यादा अटेम्प्ट किए, क्योंकि आईसीआर मतलब 11 PSRF एग्जाम में यही है, जो जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना वो फायदे में रहा है आज तक। मैंने तो इतने पॉडकास्ट ले लिए, इतने स्टूडेंट से, स्कॉलर से बातचीत कर ली, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं एक ही चीज एनालाइज कर पाता हूँ, भाई अटेम्प्ट करो मैक्सिमम, यहाँ पे मत रुको अटेम्प्ट में। अगर आप 94 की जगह अगर 84 भी करके आते तो आप आज यहाँ पे नहीं बैठे, इतने कारण। बिल्कुल, क्योंकि हम रिस्क तभी तो लेते हैं जहां हमें थोड़ा बहुत 2 ऑप्शन तो आप काट के कर रहे हो, तो मतलब तब आप कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं उसको, रिस्क नहीं बोलते हैं। कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो और फिर आप रिस्क ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आंख बंद करके लगा रहे हो, तो फिर वो तो गलत होना ही है, उसमें चांसेस है। बट एटलीस्ट आप ये करो कि 2 ऑप्शन कट गए तो फिर तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आओ। हाँ बिल्कुल सर। और जब ऐसा हो रहा है कि पिछले साल में आप देख रहे हो कि 110 क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन हो रहा है, उससे ऊपर रैंक आ रही है, क्योंकि हमारे से पिछले ही प्रीवियस ईयर में 2024 में जो AIR 1 थी मेरे ख्याल से 330 या 340 नंबर के बीच में थी, और इस बार सर देखिए कि 266 नंबर पर तो रैंक 3 और रैंक 4 जो मेरे से नंबर, हाँ मेरे से ऊपर जो हैं, केरला से एक गर्ल है मेरी डिवीजन में, तो उनके 266 है, मेरे भी 266 है,
उनका शायद रहा होगा कि उन्होंने कम नेगेटिव क्वेश्चंस किए होंगे, कम नेगेटिव गए होंगे उनके, तो उनकी रैंक 3 हाँ, हुई। वो इसीलिए एक शायद फर्स्ट रैंक जो है उनका भी तो स्कोर 270 के आसपास ही है शायद। हाँ, उनका भी 270 से 74 के आसपास इतना ही 5-10 नंबर का फर्क होगा। और हाँ, सर उनका भी किया था हमने पॉडकास्ट, तो वो बता रहे थे। तो सर हम बात कर रहे थे बुक लिस्ट की। तो वैसे तो देखिए, इसमें अगर आप एक्सटेंशन में सर जाएंगे तो आगे सागर मंडल सर की और भी बहुत सारी किताबें हैं कि एमसीक्यू के अंदर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की बात करें तो शायद एक वीटी राजू या मैं अगर नाम भूल रहा हूँ, तो बहुत सारी किताबें आती हैं। लेकिन मेरे पास में, मैंने कहा कि सर टाइम कंस्ट्रेंट था, क्योंकि मैंने बहुत बाद में डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। मुझे एक्चुअल में सोशल साइंस जो आपने फॉलो किया आप वो बताओ, ताकि मतलब वो बुक लिस्ट और जो है वो ये पढ़ सकते हैं, वो भी आप बता दो कि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आप देख सकते हो अगर टाइम हो तो। अदरवाइज कि हाँ, ये एक होता है ना कि हाँ इतने में भी हो सकता है। बात वो आती है ना कि हाँ इतने से भी हो जाएगा, बट टाइम हो तो कि ये भी पढ़ लो। हाँ सर, तो ये बुक्स जो मैंने मतलब रेगुलरली फॉलो करी, वो जीएल रे के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। और श्रुति बुक में से मुझे लगा नहीं कि नोट्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑनलाइनर बुक ऑलरेडी थी। नोट्स कैसे बनाते थे आप, मतलब नोट्स कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये तो सवाल है। ये तो मतलब कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स पहला क्वेश्चन होता है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं रेफरेंस बुक्स का। दूसरा सवाल होता है कि नोट्स कैसे बनाए। सर नोट्स बनाने की मेरी पर्सनल एक स्ट्रेटेजी थी, वो मतलब एक हिट एंड ट्रायल से मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी आई। वो थी कि अगर कोई फॉलो करके देखना चाहे तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि मैं ये करता था कि मैं कभी भी जब भी पढ़ता था बुक को, और पहली बार जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, तो मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाता था। बिल्कुल, मैं सिर्फ उसमें अपने पेन से, पेंसिल से या हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और एक बार रीडिंग की तरह, जैसे नोवेल पढ़ते हैं ना अपन, तो वैसे मैं पढ़ता था उस बुक के एक चैप्टर को। और जब मैं ऐसे पढ़ता था तो एक तो फास्टली हो जाता था, और उसमें जो बेसिक बात जो भी पूरे किताब के चैप्टर में जो कही होती थी ना, वो मेरे दिमाग में आ जाती थी कि ये कही हुई क्या बात है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती थी उस पूरे चैप्टर के साथ में। फिर मैं दोबारा उस किताब के उसी सेम चैप्टर में जाता था, और फिर मैं दोबारा जब पढ़ता था तो अब मैं साथ में नोट्स बनाता था। अब मेरे लिए नोट्स बनाना एक तो आसान होता था, मुझे पता होता था कि कितने कहाँ से नोट्स बनाने हैं और किस बात को अब स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं कि वो बुक में पढ़ना शुरू करते हैं, पहली ही किताब के पहले ही जो लाइन होती है उसमें रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। उसमें कहीं पे अगर मान लीजिए कोई डेटा सेट दिया हुआ है तो उस डेटा को उसको पहले रटेंगे। अरे भाई आगे तो पढ़, आगे पूरी किताब पढ़िए। तो मैं उसमें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। मैंने ठीक है, वो लिखा हुआ है, एक दिमाग में एक चीज चली गई कि हाँ ये लाइन लिखी हुई है, उसको अंडरलाइन कर लो कि बाद में वो छूट ना जाए, हाईलाइट कर लो छूट ना जाए, इतना कर लो, ठीक है। उसी टाइम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ी है। मैं पूरा जो चैप्टर होता था वो कंप्लीटली उसको पढ़ता था, उसके बाद में उसका नोट्स बनाता था। और नोट्स बनाते टाइम पे मेरा ये एक और फायदा होता था कि उस किताब के चैप्टर को दोबारा मैं पढ़ लेता था, तो दोबारा रिवीजन रहता था। क्योंकि जनरली अगर हम देखते हैं कि चैप्टर के साथ में पढ़ते अगर हम नोट्स बनाएंगे, दोबारा हम रिवीजन अपने नोट से करेंगे। कभी भी हम दोबारा जो बुक का चैप्टर है उसे दोबारा कभी रिवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और हमें लगता है कि अब तो नोट्स बन गए हैं तो नोट से पढ़ते हैं। तो इससे मेरे को एक फायदा होता था कि मैं बुक के चैप्टर को 2 बार पढ़ता था और नोट्स भी बन जाते थे दूसरी बार में। फिर जब चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना होता था तो सेम स्ट्रेटेजी। तो इसके साथ में मेरे को लगा कि मेरे नोट्स इजीली बनते हैं। और नोट्स में मैं हमेशा सर ना बीच में स्पेस छोड़ देता था, साइड में छोड़ देता था, ऊपर या नीचे छोड़ देता था कुछ लिखना हो तो कल को कुछ लिखना हो तो बाद में। कि ऐसा होता है सर कि सारी की सारी चीजें एक ही किताब में हो, पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने जीएल रे पढ़ ली, उसके बाद में आप श्रुति बुक पढ़ने गए, तो उसमें आपको लगेगा कि अच्छा ये बात एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ कि जब मैं सिर्फ नोट्स पढ़ रहा हूँ और कोई बुक नहीं पढ़ रहा हूँ तो सारी चीजें वहां पे मुझे एक जगह पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और कल को मैं अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गया हूँ तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पे भी कोई ऐसे कंसेप्ट रहते हैं जो ना ही श्रुति में है और ना ही जीएल रे में। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला नहीं देख रहा है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, यस सर। तो उसको आप गूगल करेंगे या किसी और बुक से देखेंगे, कई बार कुछ अच्छी चीजें मिल जाती गूगल भी हम सर्च कर लेते हैं। कई बार हम यूट्यूब पे किसी टॉपिक को सर्च कर लिया तो वहां पे कोई हो सकता है किसी फॉरेन जो हमारे प्रोफेसर है उनका लेक्चर्स मिल जाते हैं, या कभी
अदर देन जैसे एग्रीकल्चर कोई है वो बता रहा है कोई चीज को, कंसेप्ट को, तो हमें वहां से मिल गया कि हाँ यार ये अच्छी चीज है। क्योंकि आपका जो ग्रुप है सोशल साइंस वाला, उसके अंदर आई थिंक एडल्ट एजुकेशन में जो है उससे रिलेटेड बहुत कुछ कंसेप्ट है, तो हो सकता है उनके लेक्चर्स मिल जाए तो हम वहां से कुछ नोट डाउन कर लेंगे, कोई नई चीज मिले। ये भी है, और दूसरे ये भी है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक हमारा गोल ही है कि एग्जाम निकालना है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी है ना, एग्जाम निकालने के बाद क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहना है। अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहना है तो वो बहुत सारी जगहों पे काम आती है, वो चीज आज की पढ़ी हुई हमें बहुत बार काम आती है। क्लासरूम में भी काम आएगी, एमएससी में, पीएचडी की रिसर्च में काम आएगी, एमएससी की रिसर्च में काम आएगी, आगे काम आती रहती है वो चीजें सर। तो ये करते हैं हम एक्सटेंशन के बाद इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी फेवरेट थी है और रहेगी। यस सर। इकोनॉमिक्स को कैसे कवर किया? बेसिक पहली कौन सी बुक है जो आपने पढ़ी या स्टार्ट की, फिर आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए? सर उसको अगर डिवाइड करके बोलना चाहो, माइक्रो मैक्रो प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो आप। तो सर इसके अंदर मेरा तो पहले था कि इकोनॉमिक्स, आपने जैसे कहा कि फेवरेट सब्जेक्ट रहा, तो मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स पे याद डाला कि इसी को पहले पढ़ते हैं, एक्सटेंशन बाद में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो इसी में जैसे जीएल एक्सटेंशन में रही, इसमें भी एक आपकी एस सुब्बा रेड्डी करके एक बुक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, ये बेस्ट रेफरेंस बुक है। बिल्कुल, इसमें भी थोड़ी मोटी है किताब तो, लेकिन ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहें, अगर बेस बनाना चाहते हैं, फाउंडेशन बनाना चाहते हैं अपनी, और जैसे मैंने कहा कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में सबसे पहले हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है उसके साथ में, कि वो सब्जेक्ट क्या है, क्या रहा है, उस चीज को समझना पड़ता है। तो वो किताब वो आपका फाउंडेशन बनाती है, एस सुब्बा रेड्डी। इसके साथ में आप एस सुब्बा रेड्डी पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे आप, तो देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे से लिखी हुई किताब है। उसमें जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सर आपको खुद समझा रहे हैं चीजें, तो बहुत अच्छे से बातचीत करते हुए उस किताब को लिखा गया है, तो बहुत बढ़िया किताब। उसके बाद में जो दूसरी किताब मैंने ये पढ़ते ही इमीडिएटली जो रेफर करी, जैसे मुझे सर ने गाइड किया, तो मैंने इमीडिएटली इसके बाद में एक सुब्बा रेड्डी नाम से सॉरी मैं सुब्बा रेड्डी की बात कर चुका हूँ, सुभाष चंद्रा नाम से एक किताब है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। इस किताब में आपको इकोनॉमिक्स भी मिलता है, एक्सटेंशन भी मिलता है, स्टैट्स भी मिलता है। ये पूरा सोशल साइंस जो सब्जेक्ट ग्रुप है तो इसकी प्रिपरेशन के लिए है। लेकिन इसमें से मैं रिकमेंड करूंगा सभी को कि सिर्फ आप जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो पढ़िए, एक्सटेंशन वाला पार्ट आप ऑलरेडी दूसरी किताबों जो जिसकी हमने डिस्कशन किया उससे पढ़ चुके हैं, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़िए। इकोनॉमिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट ग्रुप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फाइनेंस जो है, ये सब आप पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में सुब्बा रेड्डी से। सुब्बा रेड्डी में लेकिन एक जो लिमिटेशन है, एक जो मैं कहूंगा कि ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही मतलब कहूंगा कि शैलो डेप्थ के साथ दिया हुआ है, बहुत डीप में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको डीप में पढ़ना है, जिससे भी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको सुभाष चंद्रा रेफर करनी पड़ेगी। सुभाष चंद्रा में बहुत अच्छे से मैक्रो भी माइक्रो भी ये सब दिया हुआ है। नोट्स की अगर बात करें तो मैंने दोनों ही किताब से नोट्स बनाए थे सर, और मैं एक दिन स्टूडेंट्स को दिखा भी रहा था कि मेरी जो नोटबुक है जिसमें मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स की, वो एक पतली सी, आज मैं लाया नहीं लेकिन मैं दिखाता, एक पतली सी एक नोटबुक है, एक रजिस्टर था। मैंने सोचा था कि इसमें 1-2 यूनिट करूंगा शायद, और उसमें मेरा पूरी दोनों बुक के नोट्स खत्म हो गए एक छोटी सी पतली सी नोटबुक में। ये तब होता है जब आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और रट्टाफिकेशन नहीं करते हैं सर। तो इसकी फोटो जो है वो हम लगा देंगे इसके अंदर यहीं पे एडिटिंग में, उसकी कुछ फोटोज आप भेज देना कि कैसे लिखते थे आप, ताकि बच्चे समझ पाए कि एक्चुअली टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं। हाँ, आप कोशिश करें कि मैं नोट्स इस तरह बनाऊं कि लैंग्वेज भी उसमें साथ में लिखूं, तो आप नोट्स नहीं बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको बुक थोड़ी नहीं लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं तो इस हिसाब से बनाने हैं कि आपको जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो रिवाइज करने हैं सिर्फ, और रीजन पॉइंट लिखना, हाईलाइट पॉइंट लिखने। बच्चे क्या करते हैं जिससे वो नोट्स नहीं बनाते, एग्रीकल्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स दिस एंड दिस इज नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिस इज द ब्रांच ऑफ दिस, तो भाई वो क्या लिख रहे हो, तो वो काम की चीज नहीं, वो कभी आएगा भी नहीं, क्वेश्चन आएगा भी तो भी वो तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये देखो ना क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्चुअल चीजें लिखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डेराइव हुआ है टर्म, या इसका मतलब क्या होता है, ये किसने टर्म दिया, ऐसी चीजों से स्टार्ट करो जो फैक्चुअल है, डायरेक्टली आ सकती है और आपको याद रखना है। नोट्स में केवल वही चीजें होनी चाहिए जो हमें याद करनी है, डायरेक्टली रटनी है, हमें बोल सकते हैं रटनी है। जी सर।
जो मस्कुलर हमारी मेमोरी में होनी चाहिए कि हम उसको तुरंत याद रख पाए। और सर इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जब मैं बता रहा हूँ कि नोट्स मैंने कैसे बनाए, तो ये बहुत अच्छी व्यूअर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि सर आपके पास में ऐसे इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि बाकी जो प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे उन्होंने कैसे नोट्स बनाए, उन्होंने किस बुक्स को रेफर किया। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी मुझे नहीं पता था कि कैसे नोट्स बनाने, और मुझे नहीं पता था कि सुब्बा रेड्डी में क्या दिया हुआ है, सुभाष चंद्रा में क्या दिया हुआ है, तो सुब्बा रेड्डी में पहले पढ़ूं। तो मेरा सब चीजें हिट एंड ट्रायल रही, और जब आप हिट एंड ट्रायल करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें नुकसान निकल के आता है, और बाद में कुछ निकल के आता है कि हाँ मैं ऐसे करता तो क्या पता शायद बेटर करता। तो जब मैं पहली बार सब नोट्स बना रहा था सुब्बा रेड्डी से, तो मैं कंजस्टेड नोट्स बना रहा था। मैंने जब जैसे बताया कि जीएल रे के नोट्स बनाते टाइम मैंने स्पेस छोड़ा, तो वो स्पेस उस टाइम में नहीं छोड़ रहा था, मुझे लगा कि ये इनफ है, तो स्पेस नहीं छोड़ रहा था। लेकिन जब बाद में मैं सुभाष चंद्रा पढ़ने लगा, सुभाष चंद्रा में से इकोनॉमिक्स पढ़ने लगा, तो पता लगा कि अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस जिससे बनते हैं, तो ये तो लिखना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए मैंने दोबारा से उसी बुक के पीछे से शुरू किया नोट्स बनाना, और उसमें दोबारा से जैसे माइक्रो के अलग कुछ कंसेप्ट्स लिख लिए, मैक्रो के कुछ अलग से कंसेप्ट्स लिख लिए, और कहीं कहीं बीच बीच में मतलब फंसा के लिख के, और अपने वो नोट्स मतलब वो आगे पीछे हो गए, मतलब दो जगह हो गए थे। तो जब भी मैं माइक्रो को रिवाइज करने जाता था तो पहले तो मैं वो वाले नोट्स रिवाइज करता था जो मैंने उस नोटबुक में सुब्बा रेड्डी से लिखे हैं, फिर मैं माइक्रो रिवाइज करता था जो मैंने नोट्स सुभाष चंद्रा से लिखे हैं, तो 2 बार रिवाइज करता था मैं। तो ये चीज आपको पहले से बता देता हूँ कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएं कि अगर कोई दूसरी रेफरेंस बुक से आप लिखेंगे तो वो भी लिख सकें, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे कोई ऐसे एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आ जाते हैं तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकें। तो नोट्स बनाने की बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। 2 किताब में मैंने आपको बताई कि इकोनॉमिक्स के लिए वैसे तो ये इनफ है, फिर भी बच्चे पूछते रहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा किताब सर, और किताब जाननी है, और किताब जाननी है। तो मैं बताता हूँ आपको कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट के लिए एक वीटी राजू नाम से एक छोटी सी पतली सी किताब है, वो अच्छी किताब है। लेकिन वही बात है कि उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको समझ में आने लग गई है चीजें, बेसिक माइक्रो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट आपके लिए इजी हो जाएगा, और आप मतलब वही चीजें सुभाष चंद्रा और सुब्बा रेड्डी से भी कर सकते हैं। मैंने एग्जाम से पहले, मैं क्लियरली सर बोल रहा हूँ कि मैंने एग्जाम से पहले वीटी राजू थी मेरे पास में बुक सर की दी हुई, लेकिन मैंने उसको उठा के कभी नहीं देखा था, खोल के कभी नहीं देखा था उस किताब को कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम पूरा होने के बाद में जब मैं घर पे 6 महीने के लिए बैठे हुए थे कि आईसीआर कब रिजल्ट निकालेगा, तो उस टाइम पे फ्री बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे मैंने उस किताब को दोबारा से पढ़ा पूरा, वो क्योंकि सिर्फ एक इंटरेस्ट था, तब तक नहीं पता था कि कौन सी ब्रांच में जाएंगे एक्चुअली, लेकिन तो इंटरेस्ट था कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इस किताब से, तो उस किताब को पूरा पढ़ा। लेकिन एग्जाम से पहले मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा था सर, पर मजा आया उसको पढ़, पर उस किताब को पढ़ के भी मजा आया, क्योंकि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लिए अलग से एक किताब बनी हुई है, तो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखी होंगी। अगर कहीं किसी किताब में चैप्टर की तरह है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, तो कुछ ना कुछ तो छूटा ही होगा। बिल्कुल। ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत चीज है कि जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, एक्चुअल जब हम पॉडकास्ट लेते हैं टॉपर्स के साथ, तो सब लोगों की एक चीज देखिए कि अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं। जो प्यार करता है ना अपने सब्जेक्ट से, आईआरआई तक वही पहुंच पाता है। आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना होगा, आपको उससे लगाव रखना होगा। एग्जाम के बाद कौन पढ़ता है? आपका सफर क्या वो सब्जेक्ट के साथ तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, या तब तक आपका सफर नहीं होना चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ कि आपका ना हो सिलेक्शन। सब्जेक्ट के साथ अगर आपने संबंध बनाया, एक रिलेशनशिप होती है ना, बात रिलेशनशिप वाली आ गई वो तो। yes, sir, yes. अगर रिलेशनशिप बना रहे हो आप सब्जेक्ट के साथ, तो वो लाइफ टाइम रहने वाला है, एक शादी की तरह ही है। तो सब्जेक्ट को ना आईसीआर जेआरएफ की तैयारी से पहले बड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए, क्योंकि बाद में यहाँ ऑप्शन नहीं होता है डाइवोर्स का। यहाँ पर तो जो आपने एक बार सब्जेक्ट चूज कर लिया ना, तो आपको फिर लाइफ टाइम उसी सब्जेक्ट में रहना पड़ेगा। तो कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए हमें, उसका पूरा सर्च करके कि यार मेरे को इसको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आप फिर उसके बाद में पता नहीं चला आपको कि कब 2 घंटे निकल गए, तो इसका मतलब है वही सब्जेक्ट है जिससे आपको आईसीआर जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। बेसिक यही है रूल, ये इससे बेस्ट रूल कुछ नहीं। मतलब हम इतना पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट कैसे चूज करें, इस पे हमने वीडियो बनाया, उसमें भी हमने कंप्लीट यही बातें बताई। भाई सबसे गंदा सवाल जो एक एक्सपीरियंट का होता है कि इसमें स्कोप है या नहीं, इसमें स्कोप है, और इसका सिंपल आंसर होता है मेरा
कि भाई स्कोप कहीं नहीं है, स्कोप बनाना पड़ता है। स्कोप बनाना पड़ता है सर। बात कर आपने जैसे अभी बताया कि आप जब वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने यही बात करी थी कि रमेश चंद्रा सर वहां पर पहुंच गए नीति आयोग में इस सब्जेक्ट से, और बहुत सारे बच्चों के मिथ रहता है दिमाग में कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो चलो थोड़े ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इजी हैं और इनमें स्कोप क्या पता नहीं होगा। तो स्कोप की बातें बहुत बार मेरे से भी जूनियर्स पूछते हैं कि सर इसमें स्कोप है या नहीं है। तो ऐसे ही मैं भी कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि ठीक है आपको यहाँ पे अभी तक ये बताया गया कि स्कोप नहीं है, पर स्कोप जैसे आपने कहा हर जगह बनाना पड़ता है, और बनाना पड़ता है इस तरह से कि मतलब हर एक सब्जेक्ट से भी ऐसे लोग निकलते हैं कि जो टॉप पोजीशन पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मतलब एक्सेप्शनल कुछ काम कर रहे होते हैं, इम्पैक्टफुल। ये सर। और आपने कहा कि सर सब्जेक्ट के साथ में प्रेम करना, सब्जेक्ट के साथ में एक इश्क होना चाहिए आपका, ठीक है। उसी चीज को मैं दोहराऊंगा कि सब्जेक्ट जब आप मतलब एकदम अपने पकड़ में करना चाहते हैं ना, तो उसको समझने की कोशिश करिए इस तरह से कि मतलब मुझे इसी सब्जेक्ट के साथ में रहना है। फिर मैटर नहीं करता है सर कि मेरे सिलेबस में ये चीज है, क्योंकि शुरू में बच्चे देखते हैं कि सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का, लेकिन जब पढ़ने लगे और मजा आने लगे और सब्जेक्ट के अंदर ऐसा होने लगे कि यही सब्जेक्ट मेरा है और इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है, तो बच्चा देखता ही नहीं है कि ये मेरे सिलेबस में है नहीं है। यूट्यूब देख रहे थे कभी और आ गई सामने कोई वीडियो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो मेरे सब्जेक्ट से है ही नहीं, मेरे सिलेबस से बाहर है बिल्कुल, तो उसको भी देख के खुश हो रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। उसको नोट्स में भी लिख लेता था मैं तो कई बार, मुझे पता था खैर नहीं आएगी, पर मुझे ये याद रहनी चाहिए चीज, कल पे ये चीज है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसी से एक रिलेटेड छोटा सा इंसिडेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब काउंसलिंग हो रही थी जेआरएफ की, तो हम चॉइस लिस्ट भरते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट अपनी भरते हैं, तो बहुत एक वहां पे थोड़ा सा डाउट था मुझे कि मेरी रैंक जो थी ऑल इंडिया रैंक 4th थी, और ओबीसी में मेरी कैटेगरी रैंक 3 थी, क्योंकि मेरे ऊपर जो 3 लोग थे उनमें से 2 लोग पहले से ही ओबीसी के थे। तो थोड़ा सा डाउट था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी। कितनी सीट थी आईआरआई? यहाँ पर सीट्स सर 5 ही हैं, और 5 सीट्स के अंदर हम देखें कि 2 सीट अनरिजर्व्ड थी, 1 सीट ओबीसी की थी। तो अगर तीनों वो ऊपर लगाते तो फिर तो नहीं मिलता, तो फिर नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं था कि अगर वो भी इकोनॉमिक्स ही लेंगे तो नहीं मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगा तो नहीं मिलेगी। फिर मुझे पर एक बात एक्स्ट्रा और पता चली थी कि जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक है उनकी ओबीसी है। अच्छा। तो उनकी ओबीसी है, मतलब अगर वो इकोनॉमिक्स दोनों लेंगे भी तो उन्हें अनरिजर्व्ड सीट मिलेगी। तो जो ओबीसी की सीट बची हुई है वो मेरे लिए बच जाएगी। तो ये बात थोड़ी सी थी कि एक दिलासा देने वाली, पर एक मतलब एक रहता है कि सर क्या पता क्या हो जाए। तो पर जाना आईआरआई है सबको कि तो हमारे वाले सब जो सोशल साइंस सब्जेक्ट ग्रुप वाले होते हैं, इनके पास में तो एक चॉइस है कि एक्सटेंशन में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, दो सब्जेक्ट ग्रुप है। तो मुझे पता था कि आईआरआई में तो हो जाएगा, पर थोड़ा सा डाउट था कि इकोनॉमिक्स में होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहले पे रख दिया इकोनॉमिक्स रख दिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और दूसरे पे मैंने रख दिया आईआरआई ही जाना है लेकिन एक्सटेंशन रख देते हैं। और फिर मैंने तीसरे पे रखा इकोनॉमिक्स का कोई दूसरा इंस्टीट्यूट रखा, एनडीआरआई रखा था मेरे ख्याल से। और फिर मैंने अपने वही सीनियर सर से बात करी जिनसे मैं किताबें लेकर आया था, और उनसे बात करने में डर लग रहा था क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने दूसरे पे एक्सटेंशन रखा है। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि विकास क्या रखा है, तो उन्होंने सेकंड पे क्या रखा है। मैंने बोला सर आईआरआई रखा है। आईआरआई तो रखा है, क्या रखा है? एक्सटेंशन रखा है सर। तो बोले उसे हटाओ, तुम्हें रहना इसमें इकोनॉमिक्स में ही है, तो तुम क्यों एक्सटेंशन में जा रहे हो? तुम मतलब ये मैंने आपकी भी सर एक बार वीडियो में बात सुनी थी, ये यूट्यूब वीडियो में, कि जो आप आईआरआई आने की जिद है वो सिर्फ 2 साल की है। वो आप आ गए आईआरआई में, ठीक है, आपके साथ में आईआरआई है जो इंस्टीट्यूट है वो 2 साल रुकेगा, हाँ। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट आपके साथ में लाइफ टाइम चलने वाला है, लाइफ टाइम चलने वाला है। आप एक बार चले नहीं मिल रहा है आपको इकोनॉमिक्स या एक्सटेंशन जो भी आप सब्जेक्ट ग्रुप लेना चाहते हैं, आईआरआई में नहीं मिल रहा है, एनडीआरआई है, उसके बाद में पीएचडी में आ जाओ, पीएचडी में आ सकते हो आपके पास बाद में। ये सर बिल्कुल। तो ये उन्होंने बात कही थी, तो मैंने उसे एडिट किया, मैंने इसमें से एक्सटेंशन हटा दिया था बाद में, और इकोनॉमिक्स वाले ही सारे रखे मैंने इसमें। और बट फॉर्चुनेटली मुझे इकोनॉमिक्स ही मिल गया था, अपनी पहली चॉइस मिल गई थी। बट ये था कि सर ने कहा कि सर का एक था कि अपने सब्जेक्ट के साथ में गद्दारी मत करो, अपना सब्जेक्ट को अपने साथ में रखो। जिस सब्जेक्ट को अपना मन से पढ़ा है ना इतना, उसमें जाओ। क्योंकि एक्सटेंशन में चला भी जाता मैं, तो वहां पे क्या पता मैं सीख जाता और कर लेता, लेकिन वो बेस्ट नहीं कर पाता। जो मुझे यहाँ जो मजा आ रहा है ना, वो मजा वहां नहीं आता। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। बुक लिस्ट कंप्लीट हो गई या एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए कुछ? एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए हमने बात करी थी उसकी
एक्सटेंशन के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छी और बहुत मोटी किताब है निर्मल रवि कुमार सर की। निर्मल रवि कुमार सर की जो ऑब्जेक्टिव की एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की जो किताब है, उसे ARS लेवल तक भी बच्चे, SRF लेवल तक भी सब बच्चे रिकमेंड करते हैं और रेफर करते हैं। तो उसका जब साइज आप देखते हैं तो उसको देख के कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की किताब है इतनी बड़ी, तो इतनी तो किताब बड़ी, हमारे टेक्स्ट बुक दोनों जो मिला देंगे तो उतनी वो भी नहीं है। तो देख के बच्चों को डर भी लगता है। वैसे जूनियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहते हैं, सर उसको करना जरूरी है क्या? तो मेरा पर्सनल आंसर ये है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं करा उस किताब को। मैंने स्टार्ट किया था उस बुक को करना, मैंने वो किताब कभी खरीदी नहीं थी। मैंने किसी दोस्त से एक बार लेकर, जिसने खरीदी थी, मैंने लेकर एक बार ट्राई करने की कोशिश करी कि अपन करके देखते हैं इसको। तो अच्छी किताब लगी। उसमें ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार 3-4 फॉर्म में वो बदल बदल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको हर तरह से वो क्वेश्चन आ जाए समझ में, कि उसी की लैंग्वेज चेंज कर करके सेम क्वेश्चन की बार बार पूछते हैं। तो इसीलिए वो इतनी किताब बड़ी है, तो डरने की दिक्कत नहीं है कि कंसेप्ट उतने ही हैं। और अगर लग रहा है उसमें कुछ कंसेप्ट बाहर से है, तो आप फिर उसका पन्ना पलट के देखो, पहले पेज पे क्या लिखा है, ARS लेवल। तो ARS लेवल तक की वो किताब है, इसलिए उसमें कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा होंगे, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होंगे। तो वो डरने की उससे बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी किताब है और उसे पूरा करना है। वो ये है कि आपके वही बात आ जाती है कि टाइम कितना है आपके पास में। आपके इसमें टाइम है, आप कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली करो ना। बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप ये मत कीजिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रह जा रहे हैं उस बुक से और अपने सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उस चीज में भी आप थोड़ा सा टाइम मैनेज, थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है सर। उस बुक में से ये है कि क्वेश्चंस आते भी हैं और उस बुक में ये भी है लेकिन कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हैं। तो कई बार पढ़ते पढ़ते दिमाग भी बहुत खराब होता है कि मैंने तो क्वेश्चन सही लगाया था। हाँ, और इसका कुछ गलत तो बहुत बुक में हमें देखने को इवन कोई ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक का तो वो गांठ बांध दी उसकी, वो गलत नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेफरेंस बुक में भी गलत हो सकती है चीजें, और होती है। जैसे हमारे एग्रोनॉमी में जैसे रेड्डी एंड रेड्डी बुक, उसमें कुछ चीजें गलत दे रखी है। तो इवन आपके जैसे जो सुबा रेड्डी वाली जो बुक है या GL रे वाली बुक है, उसमें भी कुछ चीज गलत होती है वो ऐसा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक का तो इसमें सही होगा, कुछ बाय मिस्टेक हो सकता है, बाय टाइपिंग एरर हो सकता है, कुछ भी चीज, तो कुछ भी हो सकता है वो। ये सर उसमें आता है। अब हम बातचीत करते हैं जैसे कि एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो बुक लिस्ट नहीं है, वो माइंडसेट है, वो कंसिस्टेंसी है, वो है क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी स्किल, जिसपे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं कि यार आप कितना ही पढ़ लो, आप रट लो, आपने कंसेप्ट को समझ लिया, पर आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा ना, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही कम होंगे। क्योंकि हमारे अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो ICAR के NTA पैटर्न के अंदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग इजी है, और मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जो सबसे चैलेंजिंग है, एंड बी ओनली, बी एंड डी ओनली, ABCD ओनली, ये वाले क्वेश्चन तो जिसका कंसेप्ट यहीं पे पता चलता है कि आप कितना सब्जेक्ट को पढ़ के समझ के आए हो। 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो कर देते हैं, बन जाता है, चलो ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को कैसे करें, आपने पेपर को कैसे डील किया, क्या आपका माइंडसेट था, एग्जाम से पहले क्या सोच रहे थे, कितने दिन पहले आपने बुक्स को एकदम छोड़ दिया कि भाई साहब अब सुबह रेड्डी जी आप थोड़ा विराम कीजिए, अब थोड़ा सा। तो सर ये बहुत ही आपने सही बात कही कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है आपकी वही डिफाइन करती है कि आप एग्जाम में कैसा करेंगे। एग्जाम क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन रहती है और आप पैटर्न ऐसा हो गया है कि उसमें क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखा और टिक लगाया आगे चले, वो टाइम मांगता है और टाइम उतना ही है, लेकिन 2 घंटे का टाइम है, लेकिन आप सारे मिनट 120 मिनट, और वो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें असर्शन रीजन भी है, उसमें स्टेटमेंट भी दी हुई है 4-5, उसमें सबको देखना भी है। फिर अच्छा आपने स्टेटमेंट सारी देख ली, फिर आपको देखना है कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को एनालाइज करना है, फिर टिक करना है, फिर आगे बढ़ना। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये आप ये सोच के चलेंगे मुझे सब कुछ आता है सब्जेक्ट मैटर का और मैं सीधा डायरेक्ट जाके हिट कर दूंगा एग्जाम, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले PYQ सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि पैटर्न कैसा है। आपको जो कुछ बुक्स का हमने यहाँ पे नाम लिया, उन बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे कि हमारे कंसेप्ट्स अच्छे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि जो भी आप बुक्स कर रहे हैं
जितनी भी मॉक्स हमने लगाने होंगे, हाँ, मॉक टेस्ट सीरीज। ये सर मॉक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी क्योंकि बुक्स के अंदर वन लाइनर दिए होते हैं मोस्टली। स्टेटमेंट वाली बुक्स हमें बहुत ही कम मिलती हैं और जो मैंने बुक्स के नाम बताए वो स्टेटमेंट वाले बेस्ड उसमें क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो मॉक्स आप किसी जगह से भी लीजिए, पर आप मॉक्स रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल लगाइए, है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मॉक लगा दिया, उसमें अपने मार्क्स एनालाइज कर लिए, रैंक देख ली बाकी बच्चों में कितना आ रही है, अच्छी रैंक आई है तो खुश हो लिए, बुरी रैंक आई है तो थोड़े गुस्सा हो लिए या थोड़े डिमोटिवेट हो लिए और पढ़ लिए। उसको एनालाइज कीजिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखिए कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, इसका सही आंसर क्या है, क्यों सही आंसर है इसका। और इसके अलावा बेस्ट चीज होती है कि आपके जो सही क्वेश्चन हुए हैं आप उनको भी देखिए दोबारा। कई बार गलती से भी सही हो जाता है। कई बार गलती से भी सही हो जाता है, रिस्क लिया और वो रिस्क सही काम वो सही हो गया। वो सबसे हाँ मरवाती तो वही चीज है कि वही चीज है, मतलब फाइनल एग्जाम में रिस्क लो, बट इनमें भी आप रिस्क लेके देखो, पर उनको मार्क करके रखो पहले। जैसे मेरे को अभी याद आ रही है, मेरे यूजी मतलब जेआरएफ टाइम की चीज वो याद आ गई कि जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था, मैं क्या करता था, जैसे फर्स्ट हम राउंड किया उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए मेरे को जो आ रहे, फिर मैं वापस जाता, फिर मैं क्वेश्चन में रिस्क लेता और उनके नंबर पहले लिख लेता मैं कि 15 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, कि मैंने इनमें रिस्क लिया है, ताकि कहीं गलती से सही हो जाए तो मैं दोबारा चेक करना, क्योंकि सही को दोबारा देखना कम ही पसंद है हमें, हम गलत को ही देखते हैं। तो इसलिए मैं गलत जो होते थे उनके साथ साथ मैं उन क्वेश्चंस को जाके भी देखता था, और उनमें से मैंने इवन ये लिया था, मैंने एक बार तो ऐसे मेरे को याद है, मैंने क्या किया कि 10 क्वेश्चन में मैं ब्लाइंडली मारूंगा, मतलब कि आंख बंद करके, वो वाला ना कि जिसको हम बोलते हैं कि मैं ब्लाइंडली करूंगा इनको तो सोल्व, अगर तो फिर मैंने वो किए 10 क्वेश्चन ब्लाइंडली मैंने किए। मैं देखता हूँ कि यार लास्ट में बचता क्या है हमारा, तो उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन ठीक हुए थे, तो 4 क्वेश्चन ठीक होने पे उसमें मेरे नंबर 16 बन गए और मेरे 6 माइनस हो गए, तो मैं +10 में रहा। तो मेरे को उस चीज से कॉन्फिडेंस आ गया था कि 10 क्वेश्चन में अगर मैं तुक्का मार रहा हूँ, 4 मेरे सही हो रहे हैं, तो मैं +10 नंबर लेकर जा रहा हूँ। और 10 नंबर बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर। तो ये एक एनालिसिस है, खुद भी आप अप्लाई करके देखोगे। जब आप खुद प्रैक्टिकली आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि अटेम्प्ट करना ज्यादा क्यों जरूरी है। अटेम्प्ट करना ब्लाइंडली का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होता है। जज करना एक स्किल है जो आपको, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, अपने सब्जेक्ट के अंदर आप जज कर सकते हो। तो उसी प्रकार से जज वाली चीज को भी, टेक्निक को हमें यूज में लेना चाहिए, और इस ICAR के इस पैटर्न में तो आपको यूज में लेना ही पड़ेगा। जज करने वाली चीज के बिना तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली आप ये बोल के जाते हो कि मेरे को केवल आता है वही करूंगा, तो आप 40-50 क्वेश्चन पे ही रुक जाओगे। 40-50 के ऊपर आप फिर जज वाले सिस्टम पे चलते हो कि दोनों में से होगा, मेरा 60-70% इसकी तरफ जा रहा है, इसलिए मैं इसको चूज करूँ। हाँ, इसकी तरफ ये बहुत ही जज वाली पे होता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि एक सब्जेक्ट के साथ में जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, तब ये चीजें करना और आसान हो जाता है। जज करना आसान हो जाता है बात ही तो इसीलिए तो हमें क्या लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वेस्ट गया, पर जबकि वो वेस्ट नहीं गया, वो एक रॉ मटेरियल है जिसको आपने कंज्यूम किया है, अब आपको उसमें से एक प्रोडक्ट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जस्ट सेम लाइक दैट कि आप पढ़ के गए, वो पूरा रॉ मटेरियल है, और एग्जाम में आप उसमें से निकाल के ढूंढ के ला रहे हो। इस 2 कंसेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन को कर रहे हो सोल्व, किसी चीज को काट के क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है कि जो आपको लग रहा है बिल्कुल गलत है उसको सबसे पहले काटो, तो ऑटोमेटिक राइट आंसर जो है वो निकल कर आ जाए। हाँ बिल्कुल सर। और इसमें ये भी होता है कि आपको ये थोड़ा देखना, थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? मॉक से आती है, प्रैक्टिस से आती है। ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे कि अच्छा मैं इतने क्वेश्चंस में जज करता हूँ, इतने क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली हिट करता हूँ और इतने क्वेश्चंस में लीव करता हूँ, तो मेरे क्या आउटकम क्या रहता है, उसको एनालाइज जब आप करेंगे तो उसमें आप बेटर कर पाएंगे। उसके बाद में आप डायरेक्टली सोचें कि ये चीजें जो यहाँ पे वीडियो में सर लोग बात कर रहे हैं ये हम डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम नहीं अप्लाई हो पाता, उस टाइम अप्लाई नहीं हो पाता है। आप पहले अपने हिसाब से इस चीज को टेलर करेंगे, इस चीज को मोल्ड करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, हमने जो भी बातें कही हैं, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं या सर कह रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे हैं। आपके हिसाब से हो सकता है वो थोड़ी चीजें अलग मतलब काम करें, तो ये इसका सॉल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है सर जो हमने बात की, प्रैक्टिस कीजिए। हर एक टॉपर की एक अपनी कहानी होती है। आप अगर कल को टॉपर बनोगे तो आपकी खुद की एक कहानी होगी, खुद की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना पढ़ने का अंदाज होता है, सबका अपना सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका होता है। बस ये है कि जैसे ये हमारा बातचीत हो रही है तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आप निकाल लो, कंप्लीटली आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो किसी को भी, चाहे वो बुक की बात हो, बुक लिस्ट की हो, चाहे वो नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी हो, बट जो उसमें से आपको अपने पे फिट हो रही है वो बेस्ट निकालो उसमें से। ये हर किसी पे लागू नहीं होती। अब हमने जैसे एक वो
प्लांट साइंस का पॉडकास्ट किया, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी एक लाइन नहीं लिखी नोट्स की। तो एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सबकी अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। किसी को बोल के पढ़ना पसंद है, किसी को लाइब्रेरी में शांति से बैठ के पसंद है, किसी को लेट के पढ़ना पसंद है। सबकी अपनी वो कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज होती है। बिल्कुल सर, वो सही बात है कि अपनी सबकी एक वो जो हमने कंडक्ट करवाया था लास्ट में, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सोशल साइंस ग्रुप के लिए, वो दिया था टेस्ट आपने? सर शायद मैंने दिया होगा, हाँ मैंने दिया था। उसमें रैंक वगैरह भी प्रेडिक्ट हो रही थी। जो लास्ट में जो हमने करवाया था एक्चुअली, आपकी अपनी जुलाई कितनी तारीख को एग्जाम थी? जुलाई 9 को थी ना? नहीं सर, 3 जुलाई को 3 जुलाई को थी ना? तो 29 जून को आई थिंक हमने, या 26 जून को, वो कब कंडक्ट करवाया? उस टाइम पे ऐसा था कि मैं काफी सारे मॉक्स दे रहा था, जो भी साइड में से मिल रहे थे ना, कहीं से भी, दोस्तों के भी अकाउंट लेकर। तो उस टाइम थोड़ा सा एग्जैक्टली स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, लेकिन मैंने हाँ काफी सारी कोचिंग्स के उस टाइम पे मैंने दिए थे। और मैं डायरेक्टली ऑनेस्टली मैं किसी भी कोचिंग के साथ में पढ़ने के लिए नहीं जुड़ा था, मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने जैसे अपन बात कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ये अपना ओपन माइंड रखा कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग हमें अगर सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हिचके नहीं, हर जगह से आप हाँ बिल्कुल, और लेना चाहिए। आज ये सुविधाएं हैं अगर हमारे पास उपलब्ध, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को वो याद है, मेरा टाइम जब हम जेआरएफ की तैयारी करते थे 2021 में, मैं तरस रहा था ऐसे कि मेरे को क्वालिटी टेस्ट मिल जाए। फिर मेरे को एक एप्लीकेशन मिला जिसमें मुझे टेस्ट मिले अच्छे, मतलब वो लेवल नहीं मिलता है तो हमें भूख होती है कि यार मिल क्यों नहीं रहा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इनसे नहीं होने वाला। हमें ये पता चल जाता है कि ये जो दे रहा है ना, उस टाइम पे, मतलब नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि वही चीज है ना, बहुत ही एग्रीकल्चर का जाना माना ऐसे माना जाता है अभी का, तो उनका मैंने देख के नाम ले लिया। भाई साहब, उन्होंने जेआरएफ के नाम पे ठगी मचा रखी है उधर, मतलब कुछ भी दे रहे हैं वो टेस्ट, पता है 1 लाइनर। मैं एक टेस्ट लगाया, मेरे लगे, मैं कहा मेरे ये 300 रुपए गए मेरे नुकसान के अंदर। मैंने एक टेस्ट लगाया, पहला टेस्ट लगाते मैं समझ गया कि भाई ये क्या क्वालिटी देने वाला है। वो डायरेक्टली 1 लाइनर उठाकर डाल दिया जो जनरल एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन है। भाई आप जेआरएफ एग्जाम अलग है, तुम्हारे पास क्वालिफाइड लोग नहीं है, तुम्हारे पास क्वालिफाइड मेंटोर्स नहीं है, तुम्हारे पास क्वालिफाइड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो तुम क्यों गलत चीज क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? एटलीस्ट मत करो ना, उससे बेटर ही है आप उस चीज के अंदर। तो बहुत वो खराब लगा था उस टाइम पे। फिर मैंने, मतलब तरस होता था कि भूख थी मेरे अंदर कि क्वेश्चन मिले उस लेवल के। बुक भी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे हमारे उधर की। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए एक होता है ना कि यार मिले ताकि मजा आए ना, सोल्व तो करे ताकि। और क्वेश्चन सोल्व करने में पर्सनली मुझे भी खूब इंटरेस्ट था, मतलब मजा आता था। जब आप पढ़ते हो तो ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो वहीं पे होगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा रियलिटी में आपने कितना ग्रेस्प किया, कितना आपको याद है, कितना आप रिटेन कर पाए और कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो। हम कई बार पढ़ लेते हैं कंसेप्ट को, हमें लगता है कि आ गया और याद भी हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तब पता नहीं लगता कि इसको अप्लाई कैसे करें क्वेश्चन में। क्योंकि हमने पहले बात करी कि इकोनॉमिक्स थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, हम पढ़ तो लेते हैं, इसमें कर्व वगैरह और सारा ग्राफ वगैरह हमने याद कर लिया, उसकी चीजें सब याद कर ली, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि ये किससे ऊपर है किससे नीचे है, वो थोड़ा सा उसे चेंज करके, क्योंकि जेआरएफ है तो जेआरएफ के लेवल से वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसको जब उसमें कंसेप्ट लगाता है और थोड़ी ट्रिक्स लगाता है ना, तब हमें लगता है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन जब हम दोबारा जाके उसमें ग्राफ वगैरह में देखते हैं तो पता लगता है हाँ वहीं दिया हुआ था ये, तो ये जरूरी है। वो तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो कि यार वो क्या घुमा सकता है यहाँ, वो आपको सिचुएशन कंडीशन तो पूरी लेके चलनी पड़ेगी कि यार ऐसे भी दे सकता है, इसको ऐसे भी दे सकता है, वो तो आपको तो सोचना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट ये होता है कि मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई जेआरएफ की तैयारी कर रहा है और उस बंदे को अगर पेपर बनाने के लिए दे दिया जाए ना जेआरएफ का, तो उससे बेस्ट कोई पेपर नहीं बना सकता, क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज होता है पीक पे, हमें सब्जेक्ट का नॉलेज पीक पे होता है। और हम ये भी जानते हैं कि गलती कहाँ करेंगे हम, या दूसरा कहाँ गलती कर सकता है। अगर आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप ये पकड़ जाओगे कि आप दूसरे से ऐसे गलती करवा सकते हैं, ऐसे गलती करवा सकते हैं, क्योंकि वो गलतियां हम कर रहे होते हैं उसी टाइम पे। उसी टाइम पे हम भी वो गलतियां कर रहे हैं, तो हमें पता है कि बाकी क्या सोच रहे हैं सारे के सारे। वो जब हम खुद टेस्ट बनाते हैं, मैं बनाता हूँ टेस्ट, तो मुझे पता लगता है अभी हाँ ऐसे करके इसको घुमाना है, और फिर वो बच्चे फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन सा आता है। मैंने ये सोचा था मैंने कि वही वो नहीं होता क्या, मतलब मेरे को खुद को पर्सनल की कुछ चीज में मिलती है कि पढ़ने वाले को कैसे बेवकूफ बनाए, वो नहीं होता। मतलब बेवकूफ इन द सेंस कि कैसे क्वेश्चन गलत करवाए। एक एग्जामिनर के लिए एक हमेशा टास्क यही होता है, पेपर सेटर के लिए। पेपर सेटर का क्या काम है? पेपर सेटर का यही तो काम है क्वेश्चन गलत करवाना। और गलत करवाने का 2 तरीका है,
या तो चीज आप कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल कुछ दो। भी उठा के डाल वो दो, वो तो पहला तरीका। हाँ। दूसरा तरीका, आती हुई चीज को गलत करो ना, मजा उसमें। और जब आती हुई चीज गलत होती है तभी मजा भी आता है हमें भी, और सीखने वाले को भी आना चाहिए हाँ। उसमें। ये सीखने वाले को ये होना चाहिए कि यार मैंने तो इसको अच्छे से पढ़ा था फिर भी ये गलत करवा दिया, मेरा मतलब इसमें और कुछ है अभी। और रैंक भी वही चीज रोकती है, वही चीज दिलाती है, वही सिलेक्शन भी, कि आती हुई चीज को कौन सही कर रहा है और आती हुई चीज को कौन गलत कर रहा है। जो आती हुई चीज को गलत करेगा बहुत ज्यादा, वो बाहर हो जाएगा, और जो आती हुई चीज को सही करके आएगा वो अंदर है, टॉप पे है वो। एग्जैक्टली सर। और वो जो वाली जो चीज आपने कही कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल ही out of the box है, वो तो सबके लिए, वो तो सबके लिए, उसमें देखिए कोई कुछ कर नहीं सकता है ना। तो वो तो वही है कि आप अपना मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए कि मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब भी एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम पर तुम हावी रहो, एग्जाम को अपने आप पर हावी मत होने दो। डोमिनेंट आपको अपने आप को माइंड में करना पड़ेगा सबसे पहले। सिचुएशन, रियल सिचुएशन में तो आप बाद में करोगे, पहले खुद के दिमाग से खेलो। तो माइंड सेट क्या रहा थ्रू आउट द जर्नी, मतलब ये सब तो बुक लिस्ट अपनी ऑलमोस्ट हो गई, अभी कुछ बच गया। आई थिंक पहले बुक लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेटिस्टिक्स को कैसे कवर किया, और करंट का आपके डेटा बहुत आता है, उसको कहाँ से देखा, कैसे देखा, करंट से रिलेटेड जो भी चीजें, कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट की, या कोई यूट्यूब पे फ्री कोई कंटेंट चैनल आपने ऐसा देखा जहां पर कि हाँ वहां से आप जो है इस कंटेंट का एक्सेस कर सकते हो फ्री के अंदर। तो सर स्टैट्स की पहले बात करते हैं। तो स्टैट्स का वैसे तो इसमें पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन जितना जनरल एग्रीकल्चर में आता है उतना ही आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये फिक्स है। तो इसको बच्चे क्या करते हैं कि सोशल साइंस पढ़ते टाइम पे एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अलग से एक स्टैट्स की, मैंने बहुत बड़े बच्चों को, अपने साथ वालों को, क्लासमेट्स को पढ़ते हुए देखा है, अलग से स्टैट्स की किताब पढ़ने लग जाते हैं। तो उतना डीप में नहीं जाना है। आप नीमरा सुंडा में या फिर जो सुभाष चंद्रा मैंने बुक का नाम बताया उसी के पीछे स्टैट्स बहुत डिटेल में दी हुई है, आप उस यूनिट को पूरा कवर अप कर लीजिए। जो नीमरा सुंडा में स्टैट्स दी हुई है वो कवर कर लीजिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एक आध क्वेश्चन किसी साल आ भी गया बहुत ही अलग जो वहां से कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं सभी के लिए है। और उस एक क्वेश्चन को कवर करने की जिद में आप एक किताब अलग से पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो अच्छी प्रोफेशनल चीज आप इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हो और आप वैल्यू फॉर मनी नहीं समझ रहे, वैल्यू फॉर टाइम नहीं समझ, तो फिर तो मतलब ही क्या है, तो आप फिर तो इसका मतलब है कि आपने सब्जेक्ट को समझा नहीं, केवल बढ़ाया रहता है। एक इकोनॉमिक्स में सर वही जब हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक टर्म है इसी के लिए, रेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका, कि आगे की पीछे की सब चीजें की सोच के आप जब चल रहे हैं तो उसे रेशनल बिहेवियर कहते हैं। तो रेशनली सोचिए आप थोड़ा, कि एक क्वेश्चन के पीछे पूरी किताब छोड़ना पड़नी है आपको। तो ये है चीज। और उसके बाद में करंट अफेयर की बात आती है। इकोनॉमिक्स वाले आदमी को तो बढ़िया होना चाहिए पूरा, कि मेरा टाइम अगर मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरा कहाँ जा रहा है, उससे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ मैं, इतना तो नाप तोल के चलना चाहिए, नाप तोल के चलना चाहिए, बिल्कुल सर। करंट अफेयर की सर बात करें तो करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज इन सालों में बढ़ गया है। इस साल तो बहुत ही बढ़ा, इस साल थोड़ा सा वगैरह, हाँ, स्कीम्स वगैरह से, और इस साल डेटा वगैरह भी बहुत सारे पूछे उन्होंने, और डेटा में थोड़ा सा ये पटकनी दी, मैं पटकनी बोलता हूँ ये टर्म की, जब एग्जामिनर घुमा के आपको पटकता है ना, तो वो जो रेसनिंग वाली पटकनी होती है जो दंगल में लास्ट में दी थी, तो वो पटकनी इस बार एग्जाम में दी कि 2020-21 के क्वेश्चन पूछ लिए कि 2020-21 में क्रॉपिंग इंटेंसिटी बताओ क्या रही। अब बच्चा पढ़ के जा रहा है 23-24 में क्या रही, 24-25, तो वो ऐसे क्वेश्चंस में डरिए मत, वो सबके लिए ही है, कोई भी 20-21 की नहीं पढ़ के गया होगा उस टाइम पे। अब इसका मैं रीजन बताऊं क्यों ऐसा हुआ होगा। जी सर। या तो एग्जामिनर को पीडीएफ या जो जानते उसने क्वेश्चन बनाया ना जो रिपोर्ट, या तो उसको 2021-22 की आत लगी है बेसिकली, या फिर मतलब जैसे बुक्स वगैरह में तो डेटा होता ही नहीं है, वो तो बहुत पुराना है। एक तो बुक्स का डेटा नहीं याद करना चाहिए, वो भी बुक्स का डेटा, वो मतलब जैसे पुराना डेटा बच्चे रट लेते हैं, फिर नया वाला फिर रट रहे हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो भी डेटा होता है ना, आपको लगे कि यार जो चेंज होता है 2 डेटा होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स डेटा, एक होता है चेंजेबल डेटा जो वक्त के साथ चेंज होता है, जो ईयर के साथ चेंज होता है, वो आप लेटेस्ट ही याद करके जाए, लास्ट 1-2 साल पहले का और याद करके जा सकते हो सिक्योरिटी के लिए। तो बेस्ट जो चीज रहती है कि आप करंट अफेयर्स और इस तरह के डेटा सेट को कैसे कंप्लीट करें, तो ये रहता है कि आप रेगुलरली, एक तो देखिए आदत डाल लीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। सर न्यूज़पेपर का बच्चे सोचते हैं कि हम तभी पढ़ेंगे जब हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेवेंस होगा। न्यूज़पेपर तो मैं तो कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को, भले ही वो किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप में है, किसी भी स्ट्रीम में है, किसी भी लाइन में है, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एक अच्छा न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, कोई भी आप फॉलो करिए, आपको एक तो पता होना चाहिए कि आसपास में चल क्या रहा है।
बिजनेस लाइन के अंदर एक, मैं आपको स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर में बता रहा हूँ कि बिजनेस लाइन में एक पेज नंबर आता है 13 या 14 पेज नंबर के आसपास में, एग्री बिजनेस कमोडिटी करके एक डेडिकेटेड पेज होता है। ऐसा मैंने अभी तक किसी भी इंडियन डेली और बेस्ट न्यूज आती है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेली की न्यूज रहती है एक दिन पहले की, इस हफ्ते की, वो उसमें डिटेल में वो कवर करते हैं। वो एक पेज उन्होंने पूरा डेडिकेट कर रखा है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एग्रीकल्चर बिजनेस, इसके लिए डेडिकेट कर रखा है बिजनेस लाइन के अंदर। द हिंदू का बिजनेस लाइन है। तो ये बेस्ट है कि एक तो आपको पता रहना चाहिए कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। उसमें बहुत सारी ऐसे टर्म्स यूज करते हैं वो, तो हम उसमें जब टर्म्स नहीं आ रही है तो उनको कोशिश करते हैं कि जानने की, तो आपको पता लगता है कि अच्छा एग्रीकल्चर काम ऐसे करता है। क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई दूसरे सब्जेक्ट के अगर मेरे को बच्चे सुन रहे हैं कि एग्रोनॉमी या सोइल साइंस में हमने कंसेप्ट पढ़े हैं सिर्फ, अगर आप जान नहीं रहे हैं कि मार्केट में कैसे चीजें काम कर रही हैं, वो चीजें तो कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे हैं, पीछे लैग कर रहे हैं। तो वो सब चीजें, न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो बच्चे डिटेल में एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को करना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल करंट अफेयर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है कृषि जागरण नाम से। कृषि जागरण से एक वेबसाइट है, उसमें ब्लॉग्स भी आते हैं। ब्लॉग्स एक बार के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन न्यूज़ भी आती है उसमें। तो जो भी अगर कोई नई स्कीम्स आई हैं तो वो डिटेल में अगर कवर करनी है तो वहाँ पे अच्छे ब्लॉग्स फॉर्म में लिखे होते हैं। छोटे छोटे बीच बीच में क्वेश्चंस भी आते हैं उसके अंदर ही ऑब्जेक्टिव, मतलब उसी वेबसाइट के अंदर ये फीचर है कि उसमें जब आप पढ़ रहे हैं किसी आर्टिकल के बारे में तो उसी आर्टिकल से उठा के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे होते हैं और वो आपको पॉइंट देता है, 5 पॉइंट देता है, 4 पॉइंट देता है, ऐसे। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग बनाने के लिए वो बहुत अच्छी चीज लगती है कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और वो छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन वो अच्छा लगता है और उससे इंटरेस्ट बनता है। कृषि जागरण मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया। डिटेल में कोई अगर बहुत ज्यादा ही चाहता है कि जो भी चीज चल रही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, तो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक बेस्ट वेबसाइट है जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, और डेली यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज की डेवलपमेंट्स होती हैं, बातचीत होती है, वो यहाँ पर एज ए न्यूज आर्टिकल या फिर रिपोर्ट के फॉर्म में आती है। आप सारी मिनिस्ट्री की ना पढ़ें, वो थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन आप सारी मिनिस्ट्री की ना पढ़ें, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट कभी आपने देख लिया आ रहा है तो वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे करेंगे कि रोज की रोज जाके PIB सर्च कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है कि PIB रोज की रोज वो करें जो किसी ऐसे एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह या नाबार्ड वगैरह के एस्पिरेंट है, वो करें। आपको मैंने PIB का सोर्स इसलिए बताया कि मान लीजिए अभी एक नई स्कीम आई है, कोई भी नई स्कीम आई है कि आत्मनिर्भरता फॉर पल्सेज आई है, आपको लग रहा है कि मैं ये कहाँ से पढूं, मेरे को ना तो ये न्यूज़पेपर में अच्छे से मिल रही है, ना मेरे को किसी वेबसाइट से मिल रही है, ना किसी वीडियो में मिल रही है, तो आप सिंपली ये कीजिए, आप उस स्कीम का नाम लिखिए, आप कोई भी प्रोग्राम या जिस भी चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर, वो लिखिए, उसके आगे PIB लगा दीजिए, तो उसका जो एक आर्टिकल आपको वहां पे PIB का मिल जाएगा। इस तरह से पढ़िए। एक और चीज है ना, अब आज के टाइम पे तो एडवांसमेंट इतना हो गया टेक्नोलॉजी का, पूरा आप क्यों पढ़ो, आप उस आर्टिकल को कॉपी कीजिए और AI को दीजिए और उसको बोलो कि इसमें से इसको इम्पोर्टेंट या इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको निकाल के दो, या जो भी है, अगर और टाइम बचाना है तो ये चीज और टाइम बचाना। हाँ बिल्कुल सर, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आज आपके हाथ में लग गई हैं तो उनको बेटर वे में यूटिलाइज कीजिए। AI से सिर्फ ये तो ना होता कि फोटो बनानी है हमें और सिर्फ मस्ती करनी है, इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैंने तो अपने मतलब जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी रही उसमें AI का बहुत इस्तेमाल किया। मैंने बताया कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो जो बुक्स में कोई ऐसी बात लिखी होती थी कि नहीं समझ में आ रही है, हर तरह से मैंने समझ लिया, तो मैंने AI की भी हेल्प ली। कई बार AI गलत भी बताता है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। उसमें AI को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये बताऊं कि ChatGPT है, मान लीजिए आपने एक फोटो अपने मोबाइल में लीजिए, उसको क्रॉप कर दीजिए जितना आपको समझ रहा है, जस्ट आप उसको अपलोड करोगे उस पर, और उसके बाद में आप सबसे पहले उसका एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट कीजिए, उसका टेक्स्ट निकालिए। सबसे पहले तो टेक्स्ट आपने निकाल लिया, उसको वापिस से कॉपी कीजिए, फिर आपको पेस्ट कीजिए, फिर एक मतलब उसके अंदर अगर आपको उसको समझना है तो उसको ये बोल दीजिए कि हाँ भाई इसको एक्सप्लेन कीजिए इजी लैंग्वेज में, कि मैं जैसे 5th क्लास का या 10th क्लास का बच्चा हूँ उस हिसाब से समझाइए। वो आपको बिल्कुल ले लैंग्वेज में, एकदम जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें समझाएगा। बोले मेरे को इंग्लिश नहीं समझ, उसको बोलो इंग्लिश में समझा, वो आपको इंग्लिश में समझाएगा, जो हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है उसके अंदर। फिर अगर आपको लग रहा है कि उसमें से कोई चीज़ है जो आपको सर्च करनी है, तो कभी भी डायरेक्टली उसको मत सर्च करो, उसमें वेब सर्च करके एक ऑप्शन आता है, वेब सर्च। आप वेब सर्च करो, वेब सर्च करोगे तो वो कुछ वेबसाइट्स के सोर्सेज में जाओगे, आप नीचे एक सोर्सेज लिखा होता है, सोर्सेज में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप वहां पे जाके फिर उसको कंफर्मेशन करो कि जो वेबसाइट उसने बताई है
वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, उसको आप रेफरेंस मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम चैट जीपीटी को यूज में ले सकते। डायरेक्टली हम चैट जीपीटी को जाके मैं ये पूछूं कि वीट की सीड रेट क्या होगी, तो वो कुछ भी बोल देगा, जो उसको सोर्स मिलेगा सबसे पहले। बट वहीं पे आप सोर्स लगाओगे और फिर आप जाकर देखोगे जो आपको लगता है कि हाँ यार ये एक आईसीआर की साइट है या फिर कोई भी ऐसी जगह जिसको मैं रिलायबल कर सकता हूँ, तो उसको फिर आप कंफर्म मान लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप के अंदर जो है ना, अपना कोर्सेज है उसके ग्रुप बना रखे हैं, उसमें कई बार एआई से उठा के पूरा फटाक करके एकदम मारते हैं कंसेप्ट। मैं कहा अरे भाई ठंड रख ले थोड़ा सा, ऐसे कंप्लीटली इस पे नहीं करना है अपने को, फैक्चुअल चीजों के लिए नहीं दाना है। उसके लिए बुक्स है ना अपने, यार बुक्स को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी जी। नहीं। जो रेफरेंस बुक्स जो हमारी कितना टाइम लगा के बनाई होगी उन्होंने, हमें इम्पोर्टेंस तब उस रेफरेंस बुक का पता चलता है जब हम कहीं और देखते हैं क्या चीजें लिखी होगी, तो उसने कितना टाइम लगाया होगा, तब जाके एक बुक बनती है। रेफरेंस बुक तो बहुत बड़ी बात है, मतलब जिन्होंने भी लिखी उनका धन्यवाद। आ नहीं रही आज सुपर रेड्डी बुक कब आई थी आप ये बताओ? सुपर रेड्डी 20 साल पहले वाले जो साइंटिस्ट है वो भी ये पढ़ रहे थे। जो आपकी जीएल राय है वो 20 साल से चल रही है। हमारे एग्रोनॉमी के अंदर रेड्डी एंड रेड्डी बुक है, एसआर रेड्डी बुक है, वो 20-20 30-30 साल पुरानी है। वो उनके 15-15 20-20 एडिशन आ गए, आप समझ रहे हो? वो रिवाइज करते रहते हो, रिवाइज कर रहे हो, लेकिन बेसिक बुक दूसरी नहीं आ पा रही मार्केट में। क्यों? क्या टाइम लगाया होगा? आज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा तो वो आ गया ना, हम तो रील वाले जमाने में आ गए, हमें तुरंत चाहिए सब तुरंत। तो इसलिए आज पता नहीं क्यों ऐसी बुक्स नहीं आ रही है, जबकि ऐसा लिटरेचर और आना चाहिए जो पूरा कंप्लीट एज ए कंसेप्ट को प्यारे तरीके से समझाए। यस सर। और वो रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक ही कर सकती है। अब बच्चे बहुत ज्यादा ना आजकल सर वो भी हो गया है कि सबको पका पकाया चाहिए। हाँ, पका पकाया चाहिए और पसंद करने लग गए वन लाइनर जो बुक्स हैं। अब मैं वन लाइनर बुक्स की यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीज है वो, ठीक है, लेकिन आप मतलब उसका एक अल्टरनेटिव समझने लग जाते हैं ना कि रेफरेंस बुक अल्टरनेटिव नहीं समझ सकते, कभी हो ही नहीं सकता। मतलब आप बेस को हटा के और फिर सोचें कि सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें रह जाएं, तो वो नहीं हो सकता। आप ठीक है उसके साथ में एक मतलब सब्स्टिट्यूट की तरह रखिए उसे, ठीक है, आप उसको बिल्कुल हटाइए मत, उसको मतलब साथ में पढ़िए। अच्छा है कि कोई भी सोर्स मिल रहा है आपको पढ़, लेकिन आप सुब्बा रेड्डी हटाकर या फिर आप जो मतलब एक एग्जांपल आपको दूं कि आपने सुब्बा रेड्डी हटा दी और आप सिर्फ पढ़ रहे हैं फिर जो भी सुभाष चंद्रा है उससे पढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्रा एक तरह से आपको कहीं कहीं लगेगी कि लैंग्वेज लैक कर रही है और सिर्फ उन्होंने लाइन्स लिखी हैं, तो वो आपको नुकसान देगा। अभी आपको लगेगा कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, लेकिन आपको इन फ्यूचर आप उस सब्जेक्ट ग्रुप में बेटर करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और आई थिंक बातचीत बहुत हो गई और लंबा भी जा रहा है पॉडकास्ट अब। और कुछ विकास ऐसा बोलना चाहोगे आप, कुछ गोल्डन टिप्स आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहोगे जो उनकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्पफुल रहे, जो हम कहीं बातचीत करने में मिस कर दिया हो, ऐसा कुछ आप? सर एक सबसे बेस्ट मंत्रा मेरा लाइफ का ये रहा है, 2 मंत्रा एग्जैक्टली, एक नहीं। पहला तो ये कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये मान के चलिए। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा बेटर है कि जो भी हो रहा है ना उसके पीछे एक कारण है, ये मान के चलिए आप, तो थोड़ा सा लाइफ में पीस रहता है। तो ये तो पर्सनल लाइफ के लिए है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। दूसरा जो जिसमें डीप में मैं जाना चाहूँगा वो सर ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि यार मैं तो थोड़ा सा बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा, या फिर मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ स्टडीज़ में, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, मैं IRI के सपने क्यों देख रहा हूँ, मैं रैंक के सपने क्यों देख रहा हूँ, मैं सिर्फ मूंगफली तक सोच लेता हूँ, मैं बादाम तक क्यों सोच रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि रैंक कोई लेकर आएगा, कोई अगर IRI में जाएगा तो वो मैं हूँ, कोई इस सब्जेक्ट में टॉप करेगा तो वो मैं हूँ। उस माइंडसेट के साथ में पढ़िए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मेरे को सर ये है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं तो सर बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा या मैं कुछ अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं 10th में फेल हूँ। एक बार मैंने 10th में मैथ्स के अंदर फेल हो गया था। मैं जब मैं 10th पहली बार कर रहा था तो मैथ्स के अंदर मेरी कंपार्टमेंट आई थी और कंपार्टमेंट का मैंने एग्जाम दिया था, कंपार्टमेंट में मैं फेल हो गया था। मैंने 10th दोबारा करी। मैंने 10th जब दोबारा करी तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी शायद फेल हो जाऊंगा। जब मुझे पहली बार बताया, क्योंकि तब तक मैं 2 बार 10th का जो मैथ्स का एग्जाम था वो दे चुका था, तीसरी बार कहूंगा कि मैंने जब 10th के रिजल्ट देखा तो जब मुझे किसी ने बताया कि तेरे भाई पास हो गया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। 2-3 दिन तक मुझे लगा कि भाई तू गलत वेबसाइट से देख रहा है। मैंने 3-4 दोस्तों से उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार मेरा 10th का मार्क्स देख के बताओ मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। तो उन सब ने कहा कि यार तू पास हो गया। तब मुझे जाके 2-3 दिन बाद में विश्वास हुआ कि मैंने सच में 10th क्लियर कर ली है। फिर 12th में भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हालात सुधर गए थे। 10th में मैंने
एग्रीकल्चर ले ली थी और राजस्थान के अंदर एबीसी का अपने पास में ऑप्शन था और मैं सीबीएसई से कर रहा था, तो मेरी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अलग, वो पूरी ये जो नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल वाले बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, वही पूरी रहती है जो सीबीएसई। तो उसमें भी मैं मतलब केमिस्ट्री में सिर्फ 2 मार्क्स से पास हुआ, और मतलब 2 मार्क्स उस टाइम भी कम रहते केमिस्ट्री में, तो दोबारा कंपार्टमेंट आ जाती। तो इस तरह के हालात रहे पहले, लेकिन उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आया था। उसमें बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स करूंगा कि अपने फादर का, मेरे पापा का, मेरे फैमिली का, कि उन्होंने मतलब हमेशा सपोर्ट बना के रखा कि 2 बार फेल हो गया लड़का, फिर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं यार पढ़ाएंगे। मैंने बोल दिया था एक पॉइंट पे कि मैं नहीं पढ़ूंगा पापा, इसके बाद में मेरे से नहीं हो पा रहा है। पापा ने बोला कि नहीं यार तू पढ़, आगे कर, तेरे पे टाइम इन्वेस्ट किया है तो तू और आगे पूरा कर इसे। तो उनका भी बहुत बहुत इसमें मतलब सपोर्ट रहा। तो मैं यही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को सर कि उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी भी लाइफ में कभी न कभी, तो सोच लीजिए कि शायद यही है आपका टर्निंग पॉइंट। यहीं से आज से ही है वो टर्निंग पॉइंट, आज से ही आपने प्रिपरेशन करनी अच्छे से शुरू कर दी, आपने आज से ही कोई गोल ऐसा अच्छा टॉप गोल पकड़ लिया, बड़ा कुछ सोच लिया, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। आज भी लेट नहीं हुआ है। बिल्कुल। और आपका ना हमेशा वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, एग्जैक्टली कर क्यों रहे हो आप। आपको वो चेहरे आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए जिन्होंने आपके ऊपर एफर्ट्स लगाया है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। आपको याद आना चाहिए ये डेली जब आप सुबह उठो कि कोई पीछे है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपकी फीस भर रहा है। कब तक वो भरेंगे? आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है, जवानी के दिन आपके चल रहे, मजे आप भी ले सकते हो। आप भी चाय की दुकान पे बैठकर ठहाके लगा सकते हो, आप भी शाम को पार्टी करके एंजॉय कर सकते हो। बट आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या करना है। उनके लिए जिन्होंने आपको अब तक पढ़ाया है, आप उनके लिए क्या कर सकते हो। और एग्रीकल्चर के अंदर अगर मैं बताऊं, ICAR-JRF एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको वो फेलोशिप देता है। आपकी एमएससी के साथ आप अच्छे इंस्टीट्यूट में आते हो, आपकी टॉप रैंक आती है, तो आपको 12,640 रुपये पर मंथ मिलेंगे। मेरी बात मानो, आप उसमें से जेब खर्चा निकाल कर भी आप अपने घर पर 5,000 रुपये पर मंथ आसानी से दे सकते हो। वो आप अपनी फीस खुद भर सकते हो। आप अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हो। आप अपने पसंद के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाकर आ सकते हो। आप छोटे छोटे सपने सच होना यहां से शुरू होते हैं। और केवल यही नहीं, केवल ICAR-JRF आपको जिंदगी की दिशा देता है। यहां सपनों की उड़ान की शुरुआत होती है। यहां से ये आपको एक कॉन्फिडेंस देखा लाइफ के अंदर कि तू कुछ भी कर सकता है। अगर आप IRI पहुंच के, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। अगर कोई IRI में आता है जॉब की सोच कर, एक कि मेरे को जॉब लगना है, वो बंदा अगर ये सोच के आ रहा है ना कि मेरे को बैंक के अंदर AFO बनना है, वो यहाँ से UPSC जैसे एग्जाम्स को क्लियर करके निकलता है। IRI वो माहौल देता है। IRI आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। IRI आपको एक ऐसा सर्किल देता है जिसके अंदर आप रहोगे तो आप निखरोगे, आप अलग दिखोगे। आप डेली जब सुबह उठोगे तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या अलग करना है, आज मुझे क्या और सीखना है। ये IRI देता है। और ये IRI की हवा में है, IRI के पानी में है ये। और जो IRI पहुंच जाता है वही ये चीज समझ पाता है। एक बार जो IRI आ जाता है ना, उसका दिल का कनेक्शन बन जाता है और वो कभी टूटता नहीं है। वो दोबारा बस हमेशा यही सोचता रहता है कि दोबारा कब जाऊंगा। यहाँ से निकलकर साइंटिस्ट बनकर निकलकर चले जाते हैं, इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, बट हमेशा उनके ये रहती है कि जो गोल्डन पीरियड था वो वही था। तो सपने देखो, और जैसा विकास ने कहा कि बड़े देखो। हमेशा आप कर पाओगे, आप कर लोगे। आप खुद पे विश्वास तो रखो। आप पहले खुद को तो विश्वास दिलाओ कि मैं कर लूंगा। आप पहले खुद से तो ये बोलो कि कैपेबिलिटीज है मेरे में। बोलोगे तब होगा ना, करोगे तब होगा। जब बोलोगे तब तो करोगे, सोचोगे तब तो बोलोगे। तो एग्जैक्टली सब कुछ स्टार्ट होता है आपके सोचने से, आपके समझने से, आपके एक्शन लेने से। बहुत मजा आएगा आपको उस दिन, बहुत सुकून मिलेगा जिस दिन
रिजल्ट आएगा और आपकी रैंक आएगी। आप उन सभी लम्हों को याद कर पाओगे जिन लम्हों ने कहीं ना कहीं आपको कभी तकलीफ दी होगी। आप याद करो उन लोगों को, आपके आसपास के उन लोगों को जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो कहीं दूर नहीं है, वो लोग जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं या जो आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपके आसपास ही है। वो हो सकता है आपके अच्छे दोस्त दिखे आपको आपके सामने, हो सकता है वो आपके अच्छे पड़ोसी बने आपके सामने, हो सकता है वो आपके अच्छे रिश्तेदार बने आपके सामने, हो सकता है वो मुस्कुराकर ये बोले कि हाँ अच्छा कर रहा है ये। बट वो जब आप अच्छा करोगे उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा हमेशा, और उनको अच्छा ना लगे इसलिए आप अच्छा करो। आपको करना पड़ेगा, आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप सपनों की उड़ान शुरुआत यही है, यहां से सब कुछ हमारा शुरू होता है। सफर का मजा लो, सफर का आनंद लो। आनंद के साथ पढ़ोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी, ये अपने दिल, जहन, दिमाग हर जगह आप छाप दो कि मुझे जाना है तो अब IRI ही जाना है। तस्वीर आपको दिखनी चाहिए IRI की। और इसके साथ साथ ही एक और चीज मैं एडिशनल बोलना चाहूंगा कि ये सब कुछ जो भी बुक लिस्ट बताई इन्होंने कंप्लीट बताया, IRI वाला एक मिशन, एक विजन, इसी के साथ IRI वाला की शुरुआत हुई थी कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर हमें उस बच्चे को शिक्षित करना है, उस बच्चे को IRI में लाना है जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी कॉलेज से है जिसके पास रिसोर्स नहीं है। हम कभी नहीं बोलते उसको कि हमारे किसी को हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करो। हम ये बोलते हैं कि अगर तुमने तुम्हारे BSc के अंदर अगर तुम्हें इस बात का दुख होता है कि आपने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां पर आपको एक अच्छा एक्सटेंशन, एक अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला अगर टीचर नहीं मिला, तो हम हैं। हम अल्टरनेट ऑप्शन बता रहे हैं अपने आप को, हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं बता रहे हैं अपने आप को। वहां पे नहीं मिला इसलिए हम हैं, लेकिन हम हैं। और एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के अंदर हमने स्टार्ट किए थे JRF के कोर्सेज। उसके बाद में हमने सोचा, तो सोचने से सब होता है, हमारी टीम बनती गई और आज 6 सब्जेक्ट के अंदर हम JRF की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंदर सोशल साइंस ग्रुप से भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और उसके अंदर जो मेंटोर है वो IRI के टॉपर्स हैं, और वन ऑफ द मेंटोर जो है उनको आप कब से सुन भी रहे हो, विकास सर भी उसके अंदर मेंटोर है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया उसी प्रकार से हमारी क्लासेज में समझाते हैं हम। विकास सर के अलावा सुनीता मैम है, सिमरन मैम है जिन्होंने एक्सटेंशन कवर कराया है, सुनीता मैम ने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर कराया है। अब सर जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है हमारी उसको कवर करा रहे हैं। और बहुत मतलब हमारी जितने भी बैचेज है ना, हमारे कोर्स का नाम विस्तार है, विस्तार। और वो हमने अब क्योंकि इकोनॉमिक्स से हमें टर्म नहीं मिल रहा था तो हमने एक्सटेंशन को हिंदी में बोलते हैं विस्तार, और विस्तार रखा हमने। फिर हमने सभी कोर्सेज के नाम एकदम सब्जेक्ट से रिलेटेबल रखे हैं ताकि अगला फील करे, उसका नाम भी ले तो उसको फील आना चाहिए, उसका सब्जेक्ट से एक लगाव का वो पहली स्टेज है। तो हमारी क्लासेज में लाइव क्लासेज होती है, मतलब जूम के थ्रू कंडक्ट करते हैं हम, जिसमें इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट हमें सामने दिखते हैं, हम बोर्ड के थ्रू, डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम पढ़ाते हैं कंप्लीट क्लासेज के अंदर। उसके क्लास के नोट्स हम अपलोड कर देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है। जैसे कि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस होता है, हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। कंसिस्टेंसी हमने बनाए रखी है हमारे लिए। स्टार्टिंग में हमने 10-10 क्वेश्चन देना स्टार्ट किया, फिर बच्चों की डिमांड बढ़ी कि 10 क्वेश्चन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब हम वीकली टेस्ट के अंदर ही कभी कभी 50 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन दे देते हैं, बट हम ट्राई करते हैं कि मोस्टली जैसा स्टूडेंट बोले उसी प्रकार से दें। और मेरे तो जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें मतलब वन ऑफ द फेवरेट बैच में आता है विस्तार। मतलब एक पारिवारिक सा माहौल रहता है, एक तो क्योंकि सब्जेक्ट ऐसी है ना एक्सटेंशन, इसमें कम्युनिकेशन का ही खेल है पूरा। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द डे वन ओनली, कि जिस दिन आपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया है ऑटोमेटिकली केवल पढ़ो मत यार, आपको सब पता चल रहा है। आप इस सब्जेक्ट में ये सीखते हो कि हाउ टू कम्युनिकेट। आपके ये सब्जेक्ट आपको डेली लाइफ में मदद करेगी, आपको जीने में मदद करेगी। बेस्ट सब्जेक्ट है डेली लाइफ के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। यस सर, यस। अगर हम डेली लाइफ के इम्प्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो सोशल साइंस सबसे बेस्ट। एग्रोनॉमी का यूज डेली लाइफ में आए ना आए, बट इसका जरूर आएगा हमारा चाहे
इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं एम एक्सटेंशन। सर हर एक सब्जेक्ट के अंदर मतलब कम्युनिकेशन का तो आता ही है यूज, क्योंकि यहाँ पर भी आके आप जब आओगे या किसी भी जहाँ पे जाओगे तो आप एक कोर्स तो पक्का पढ़ोगे कम्युनिकेशन का, कि अपनी थीसिस को भी प्रेजेंट करता है, तो वो कैसे प्रेजेंट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत लंबी हमने बातचीत कर ली, बहुत चीज़ों पे हमने बातचीत की, बहुत मज़ा आया विकास आपसे बातचीत करके। और हमेशा आता है मतलब IRI में यही खास बात है, यही मज़ा है। मैं जब भी पॉडकास्ट होती है तो हम टारगेट ये रखते हैं कि उसको, एक बार मेरे को ऐसे बोल दिया मतलब कि सुधीर सर ने कि सर 20 मिनट में करो, मतलब मेरे बर्डन सा रहा पूरी पॉडकास्ट में कि मैं क्या पूछूं या क्या छोड़ो। मैंने फिर उसके बाद में सोचा मेरे से 20 मिनट में नहीं होगा, मैं बातचीत करूंगा तो वो पक्का पक्का करते करते नहीं करते करते भी वो जाएगा, वो घंटे पे तो जाएगा ही। वो जब तक नहीं जाता है सुकून नहीं मिलता है, जब तक पूरे क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एज ए रोहित चौधरी की मैं PhD स्कॉलर हूँ, यहाँ पर IRI में हूँ, मेरे को सब पता है, उसकी तरह नहीं मैं बात करता हूँ कि यार मैं अभी BSc में होता तो मेरे क्या क्या सवाल होते, बेसिकली उसी तरीके से सोचकर हम सवाल करते हैं। तो आई होप सो कि अपन ने सब कुछ कवर किया होगा, सब्जेक्ट से लेकर जो लाइफ स्ट्रगल्स होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उन सबको अपन ने कवर किया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया कहीं ना कहीं, कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहे हो जो हमने बातचीत ना की हो, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको हमारे साथ जुड़ना है, IRI वाला के साथ जुड़ना है, तो आप नीचे नंबर लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं कब से, उन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, जस्ट आप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो iriwala.com। IRI वाला आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हमारी डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। फ्री में PYQs हमने अवेलेबल करवा रखे हैं ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। कुछ फ्री में हमने मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उनको भी जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आपको कुछ भी और भी कुछ बोलना हो, हमें बताना हो, हमारे तक मैसेज पहुंचाना हो, कोई भी किसी भी चीज़ की डिमांड के रिगार्डिंग हो या कुछ भी, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। सर तो इसमें मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन लास्ट में एक छोटी सी बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं फटाफट से कि सर जो मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और पूरी टीम IRI वाला को बहुत बहुत सर थैंक यू फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ द होल स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये मतलब जो रिसोर्स पहले नहीं मिलते थे, आपने भी पहले बताया कि आपके टाइम में आपने जो स्ट्रगल्स देखे उससे मोटिवेट होकर आपने जो मतलब मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूट नहीं, आपने एक जो मतलब मुहिम चलाई है ना, बहुत ही वो मतलब बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है बहुत सर। मतलब बच्चे इससे फ़ायदा ले रहे हैं। दूसरा सर छोटे से टाइम में मैं ये भी कहूँगा कि मतलब जो भी मेरी अचीवमेंट्स रही, मैं कभी नहीं मानता कि मेरी पर्सनल खुद की अकेली की अचीवमेंट्स रही थी। उसमें मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे दादा, सबका सपोर्ट रहा। मेरे स्पेशली मेरे दोस्तों का, मैं अगर एक दो का नाम लूँ, अविनाश था, तो सौरभ, अभय, राजकुमार, मिताली, अंजलि, स्पेशली आदिति, तो इन लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट करके रखा। जो सर आपने कहा था कि लोग बहुत सारे चिढ़ने वाले आपसे होते हैं, तो उन चिढ़ने वाले लोगों से आपको बचाने के लिए कोई होना चाहिए। ये लोग आपको हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं कि नहीं विकास तू कर सकता है। मैं अपने आप को एक बार के लिए थोड़ा सा छोटा समझ लूं, अंडर एस्टिमेट कर लूं, तो ये लोग वापस ट्रैक पे लेके आते थे। तो इन सब लोग अगर मुझे देख रहे हैं ये, तो सब लोगों के लिए बहुत बहुत आप सब लोगों को थैंक यू कि मतलब मैं यहाँ हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में ये लोग भी हैं, इन लोगों की सबकी विशेष है मेरे साथ में सर। और दोस्ती तो मतलब सबसे प्यारी चीज है, ये तो मतलब उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अच्छे दोस्त, दोस्ती मैं बोल रहा हूँ, दोस्ती टर्म अलग होता है। अच्छे दोस्त आपकी सफलता में हमेशा खुश होंगे, जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब दुखी कर रहे होंगे, दुखी होगे कभी भी, मे बी अगर वो दे पाएंगे तो आपका साथ दे पाएंगे, बट कभी भी आपकी टांग नहीं खींचेंगे। वो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो अगर कोई जल रहा है आपसे, वो चेहरा बताता है। आप हम ना बहुत ही नॉर्मल सी एक चीज होती है कि इसके लिए कोई बहुत चीज सीखनी नहीं पड़ती, बट चेहरा बहुत कुछ बोल देता है, आंखें बहुत कुछ बोल देती है। कभी अपनी कुछ अच्छी चीजें किसी के सामने शेयर कीजिएगा, उसकी आंखें बता देगी कि वो आपके लिए खुश हो रहा है या फिर वो दुखी हो रहा है। तो एग्जैक्टली आप इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जो दोस्त है वो आपके दोस्त है या फिर दोस्त में दुश्मन है। तो जो दोस्त में दोस्त तो केवल उन्हीं का साथ दे, और केवल साथ ले नहीं, साथ दे, साथ दो। अच्छे दोस्तों का हमेशा साथ दो, मुसीबत में साथ दो। खुशी में तो सभी साथ हो जाते हैं, बट जब कोई स्ट्रगल कर रहा हो तो उसका मजाक मत बनाओ, उसका साथ दो हमेशा।
उसकी प्रिपरेशन में मदद करो, या किसी भी प्रकार से हमेशा इमोशनली जो मदद, जो फैमिली नहीं कर सकती है ना जो काम, वो दोस्ती करती है। कभी भी आप बुरे फेज में आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आप जाके ना, आप घर पे मम्मी पापा को नहीं बता सकते, आप डायरेक्टली दोस्त को कुछ भी बता सकते हो। दोस्ती एक ऐसी चीज है, इसके अंदर आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। आपकी फैमिली इशू आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बट दोस्तों के क्या इशू, हम पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल कुछ भी हो, वो हम फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो अच्छे दोस्त बनाओ और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि इसमें बातचीत भी बहुत ही, मैं नहीं मानता कि ये ओनली सोशल साइंस ग्रुप के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सभी जो भी जिस भी सब्जेक्ट से ICAR JRF की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है उसकी बातचीत हमने इसमें की है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि केवल सोशल साइंस ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट नहीं, जब इस वीडियो का अंत हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये सभी जो हमारे स्ट्रीम्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से हम मिलेंगे इसी आपके प्यारे से चैनल IRI वाला पे। तो देखते रहिए IRI वाला, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्यारे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके थॉट्स हैं विकास सर की जर्नी पे, या जो भी आप बोलना चाहें, उनको आप कमेंट के थ्रू एक बार जरूर जाहिर कीजिएगा। इतना सा वक्त आप जरूर निकालिएगा कि आप कुछ लिख कर जाओ। ओके, सो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।